है जनाब। सो क्या स्टेटस है आप लोगों का? अभी एफडी से आए हो? सही है, बाकी सारे पेपर्स क्लियर हैं। तुम्हारा क्या सिलसिला है? मैं बीबीए किया था सही है। तो एफडी एग्जाम हो गया? जी जी और ये पहली बिस्मिल्लाह हो रही है इस जी जी पेपर से बिल्कुल। तुम्हें? सही है। फाउंडेशन कंप्लीटेड है। एफडी का एक पेपर बाकी है। तुम देखे हुए लग रही हो पहले। मुझे से पढ़ा है यहीं से पढ़ा है एफडी? हाँ, सही सही। अच्छा जी। सो हमारा जो पेपर है, लॉ का पेपर, तो उसका आज हम इंट्रोडक्शन लेते हैं और ज़रा देखते हैं कि किस किस तरीके से हमने जो है वो कौन कौन से एरियाज जो है वो कवर कर दें। और पेपर हमारा किस तरह का आता है। थोड़ी सी बिस्मिल्लाह भी करेंगे, पैर गीले करेंगे आज हम। सही है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नहाना शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो मेरा नाम उजैर फातमी है। तुम लोगों का ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते पढ़ाते मेरा 18वां साल है। तुम्हारा लॉ का पेपर जो इंग्लिश लॉ कहलाता है, फिर सीए वालों का जो पाकिस्तानी लॉ का पेपर कहलाता है, आईसीएमए वालों का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरी एक्सपर्टीज रहती है। फिर ऑडिट, एफबीटी, और क्या कहते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी, इवन जो पी3 पेपर कहलाता था जिसको अब इन्होंने मर्ज कर कर पी1 के साथ एसबीएल बनाया। तो थ्योरी का जरा ज्यादातर एरिया रहता है मेरा। बहरहाल, सो बैक इन 2012 मैंने जो है वो एसीसी ख़त्म किया था और फील्ड वर्क भी किया थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले से ही पढ़ा भी रहा था मैं, तो यहाँ ज़रा ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो मैंने इसी को कंटिन्यू किया। और उसके बाद जो है वो फिर अपना बिजनेस भी साइड में स्टार्ट किया, कॉस्मेटिक्स का, इंपोर्ट करके फिर यहाँ पर सेल करने का। बहरहाल, हम जरा बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि कोर्स में हमें क्या क्या टॉपिक्स देखने हैं और एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट हमारे लिए लॉ पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो है ना वो ये सवाल होता है कि सर हम सीसीए करने आए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आए थे, क्या बकवास है, लॉ का पेपर क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो पुट इट वेरी सिंपली कि देखो, हम जो है वो इस तरह के रोल में हैं जो लीगली रिक्वायर्ड रोल है। ज्यादातर प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो है वो ऑडिट करता हुआ नजर आता है, और कंपनी से ऑडिट क्या होता है? लीगली रिक्वायर्ड होता है। यहाँ बात खत्म हो जानी चाहिए। लॉ हमने क्यों पढ़ना है, इस बात की समझ यहाँ पर क्या हो जानी चाहिए, फिर खत्म हो जानी चाहिए कि यस, जब हम एक ऐसे प्रोफेशन से अटैच हो रहे हैं जो रेगुलेटेड है, क्या है जो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो क्या हो, ऑडिट हो, तो ऑब्वियसली रेगुलेशन क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, ये हमें पता होना जरूरी है। कल हमारे क्लाइंट्स हमसे एडवाइस मांगने आएंगे, टैक्स एडवाइस मांगने आएंगे, फाइनेंशियल एडवाइस मांगने आएंगे, मैनेजमेंट एडवाइस मांगने आएंगे। तो अगर हमने उनको कोई ऐसी एडवाइस दे दी जो इलीगल साबित हुआ, क्लाइंट तो हमारे नाम पर करके बैठ जाएगा। क्लाइंट की जब खिंचाई होगी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, ऐसी बॉडीज से, तो क्लाइंट तो किसका नाम लेगा? इनसे इनसे काम करवाया था हमने, इनसे हमने कंसल्टेंसी ली थी, इन्होंने ये प्रोवाइड की थी, और हमारा नाम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और अगर हम किसी फर्म के साथ होंगे, तो और हम इस तरह का कोई काम करेंगे, तो फर्म हमारे ऊपर अलग केस करेगी, क्योंकि उसकी गुडविल हमारी वजह से क्या होगी? लॉस होगी। सो इसलिए ये बड़ा स्ट्रिक्ट स्कोप है जिसमें हम फंक्शन करने वाले हैं। तो याद रखो, हमें लॉयर जितना लॉ नहीं पढ़ाया जा रहा। तो पता नहीं कितनी कितनी सारी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हैं, 11 वॉल्यूम्स है पाकिस्तान पीनल कोड के, जिसका कुछ पुरसाने हाल ही यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसी उसी के 11 वॉल्यूम्स है। लेकिन हमें वो सब नहीं पढ़ाया जा रहा, बल्कि हमें ये चंदे के बराबर टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। 60 टॉपिक्स हैं गिनती के। सो हमारे कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो इन 60 टॉपिक्स पे डिपेंड करता है क्लास, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर मैं आपसे बात करूं और सबसे ज्यादा बड़े एरियाज की बात करूं, तो वो है क्या? कंपनी लॉ। यूके का कंपनी एक्ट 2006 745 पेजेस पर मुश्तमिल है, जिसका तकरीबन आप समझो 70 to 75% हमारे कोर्स में। अब आप सोच लो कितना ज्यादा है कंपनी लॉ। लेकिन आसान, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। काफी सारी बातें कॉमन सेंस की आपको इंशाल्लाह बड़े आराम से समझ में आएंगी। और फिर जो दूसरा बड़ा एरिया है हमारे कोर्स का, वो है कौन सा लॉ? डीलिंग का लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि जब हम डील करते हैं, तुम्हारी भी टीएसए के साथ क्या हुई हुई? डील हुई हुई? नहीं हुई हुई है, हो जाएगी जब तुम एडमिशन फॉर्म वगैरह फिल करोगे, फीस दोगे इनको, ठीक? तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, जिसको हो सकता है पढ़े बगैर तुम साइन करो, सही, तो क्या इफेक्ट होता है उनका? ठीक है, अगर पार्टीज कुछ कमिट करके, कुछ एग्री करके बैकआउट कर रही हैं, कोई टर्म एंड कंडीशन मीट नहीं कर रही, तो उसका क्या इम्पैक्ट निकलता है? दूसरी पार्टी किस तरह से जो है वो उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकती है? क्या क्या ऑप्शंस उस पार्टी के लिए अवेलेबल होते हैं जिसके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ टर्म हुआ होता है? तो ये सारी बातें इंशाल्लाह हमने कहाँ देखनी है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
फिर बाकी सारे जो टॉपिक्स है ना वो चंदे के टॉपिक्स, कचरा कहता हूँ मैं, ये पार्ट एंड पार्सल रखा हुआ है। तो हमारे मेन जो एरियाज हैं वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और क्या है, कंपनी लॉ। होता यह है कि हमारे कोर्स में अगर कोई खुदा न खास्ता लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी लॉ पढ़ के नहीं गया तो पक्का पक्का उसका पेपर क्या होगा, रुक जाएगा। सही है, क्योंकि बड़े एरियाज हैं, पेपर में भी जो है वो वेटेज क्वेश्चंस का इन्हीं दो टॉपिक से जरा ज्यादा होता है। और ऐसा देखने में आता है कि अगर लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ और कंपनी लॉ परफेक्ट करके चले जाएं, बाकी एरियाज जो है वो उनके या तो नहीं हुए में हो या वीक हो, तो निकलने का चांस होता है कम से कम उनका। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाकी लॉ पढ़े बगैर जाओगे और सिर्फ दो इन दो की तैयारी करके जाओगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ इन दो की इंपॉर्टेंस कितनी है। सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द होल डीलिंग का लॉ। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन पार्टीज के दरमियान, सही है। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कैसे होता है, जो पार्टीज ने टर्म्स एंड कंडीशंस तय की होती हैं उनके हिसाब से काम कैसे किया जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है, खत्म कैसे होता है, टर्मिनेट कैसे होता है पार्टीज के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्रीमेंट बनाया है किसी पार्टी से, आपने टीएसए से जो है वो एग्रीमेंट बनाया है, आपको कोई पेपर पढ़ना है, उसके लिए आपने फीस दी है। सो इट्स लाइक आपने एक शो के लिए क्या लिया है, एक टिकट लिया, टिकट के पैसे पूरे दे दिया आपने, शो कंप्लीट हो गया, कोर्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस दोनों पार्टीज की तरफ से क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया। सो उसके बाद अगर अगर कोई बच्चा जो है वो बैठा हुआ है कि नहीं नहीं और पढ़ना है मुझे, अगली अटेम्प्ट में दोबारा पढ़ना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली क्या होगा, फिर दूसरा शो है तो फिर क्या होगा, दूसरा टिकट होगा। मैं तुम्हें कोई बता नहीं रहा कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ना करे तुम्हें किसी को पढ़ना पड़े दोबारा, खुदा ना खास्ता, एक ही दफा में हो जाएगा इंशाल्लाह। सो लेकिन ये है सिलसिला भाई, कॉन्ट्रैक्ट बन के इस तरह से खत्म होता है, और ज्यादातर दुनिया में यही देखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट बनकर जो सबसे ज्यादा मोस्ट विटनेस्ड वे है कॉन्ट्रैक्ट के खात्मे का, वो क्या है, बाय परफॉर्मेंस। पार्टीज ने जो कंडीशंस डिसाइड की थी कॉन्ट्रैक्ट की वो फुली मेट कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, बाय परफॉर्मेंस खत्म हो गया। और भी तरीके देखेंगे किस किस तरह से पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। ठीक है जी। अब वो न्यूजीलैंड की टीम आई थी, याद होगा आपको, टूर्नामेंट खेलना था उनको, एंड जिस दिन मैच था उस दिन स्टेडियम में जाने से पहले उनकी टांग पे टांगने लगी थी, डर लग रहा है मुझे, घर जाना है घर जाना है घर जाना है। तो इसको क्या कहेंगे हम, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब पता नहीं हमारे पीएसबी में इतनी हिम्मत थी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में कि हमने केस किया नहीं किया उस पर, सही है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस होने वाला बनता था, कम से कम आईसीसी में इस बात को क्या करना चाहिए था, हाईलाइट करना चाहिए था, आई थिंक किया भी था शायद, खैर। सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद फिर हम चलेंगे किस पर, लॉ ऑफ एजेंसी पर। एजेंट एक लीगल रिलेशनशिप है। कौन एजेंट होता है, तुम लोगों ने जो मोटा मोटा एजेंट देखा होगा मार्केट में, वो स्टेट एजेंट देखा है, ट्रैवल एजेंट देखा है, ठीक? क्या कर रहे होते हैं, बीच के बिल्ले वाली हरकत कर रहे होते हैं। बेचना किसी ने, घर खरीदना किसी ने, लेकिन दोनों को ब्रिज कर रहे हैं, दोनों के गैप को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो ये एक पार्टी ऐसी पार्टी है जो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को क्या करवा रही है, मिलवा रही है। सो अ पर्सन हु डील्स ऑन बिहाफ ऑफ समवन, उसको हम एजेंट कहते हैं। उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या लाइबिलिटीज होती हैं, क्या अथॉरिटी होती है उसकी, इंशाल्लाह जब इस एरिया पर हम फोकस करेंगे तो इस पर भी रोशनी डालेंगे। उसके बाद फिर आपको पता है कि बिजनेस करने के जो लीगल स्टेटस है ना, वो तीन है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। हमारे कोर्स में पार्टनरशिप पे थोड़ी सी रोशनी डाली गई है, और कंपनी पे तो मैंने आपको बता दिया कितनी ज्यादा रोशनी डाली गई, कोर्स ही उससे रोशन हुआ। खैर, सो पार्टनरशिप हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप रिलेशनशिप कैसे बनता है पार्टनर्स के दरमियान, मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम पार्टनर्स 20, वो सुना हुआ होता है अक्सर लोगों ने, 20 होने चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये सब चीजें देखेंगे। फिर कुछ खास किस्म की ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पार्टनर्स भी हो तो मसला नहीं है, तो वो देखेंगे कौन सी पार्टनरशिप्स होती हैं। यूके के अंदर पार्टनरशिप भी कितनी किस्म की है, तीन किस्म की है, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो सबके थोड़े छोटे मोटे डिफरेंसेस ओवरव्यू के तौर पर हमने जो है वो अपने कोर्स में देखे। पार्टनर की क्या अथॉरिटी होती है अपने बिजनेस के लिए, एक बंदे को अगर पार्टनर बोल दिया गया है तो क्या औकात है फिर उसकी बिजनेस के लिए, कैसी कैसी वो डील्स कर सकता है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालनी है। कंपनी लॉ जब हम पढ़ने के लिए आएंगे क्लास, तो कंपनी लॉ में मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि समझने की चीजें जरा कम, याद रखने की चीजें क्या है जरा ज्यादा है।
कौन सा नोटिस रजिस्ट्रार को कितने दिन में भेज देना है, कंपनी में डायरेक्टर चेंज हुआ कितने दिन में बताना है उसको, 14 डेज में। कंपनी में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी का जिसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, वो चेंज होगा तो कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रार को खबर करनी है, ठीक है। तो ये सारी कुछ डेज और क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि कोरम्स वगैरह होंगे जो हमें क्या करने होंगे, याद रखने होंगे। कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, कंपनी में शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, क्या राइट्स होते हैं उनके, क्या इंटरेस्ट होते हैं, डायरेक्टर्स कौन होते हैं, क्या राइट्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या अथॉरिटीज होती हैं, डायरेक्टर्स और ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के रूल्स, डिसमिसल के रूल्स, रेजिग्नेशन के रूल्स, उनको निकालना हो उसके रूल्स, सही है, रिमूवल के रूल्स, ये सब चीजें हमारे कोर्स का पार्ट। फिर कौन कौन सी हरकत हो सकना, डायरेक्टर्स अगर सरजद कर दे हैं तो उनको नाअहल करार दे दिया जाता है, फिर चाहे वो पूछते रहे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों नहीं निकाला, या ना पूछे, सही है, तो वो हरकत सकनात भी देखनी है हमने। इसी तरह से फिर डायरेक्टर के पार्ट पर कुछ क्राइम्स जो कंपनी में वो कमिट कर सकते हैं, कंपनी के प्लेटफॉर्म से कमिट कर सकते हैं, जिसमें नोटेबली ब्राइबरी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग है, रॉन्गफुल ट्रेडिंग है, इनसाइडर डीलिंग है। तो ये सारी चीजों भी उनकी सजाओं के साथ देखनी हम। और फिर कंपनी के स्टार्ट से लेकर कंपनी के खात्मे तक की, इंसॉल्वेंसी तक की बात हमने करनी, कि कंपनी को खत्म कैसे किया जाता है। सो कंपनी लॉ से एसोसिएटेड कितने एक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे हमें अपने कोर्स में, तीन, कंपनी एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट, और इसी तरह से फ्रॉड एक्ट। तो अच्छा खासा बड़ा एरिया है, तीन किस्म के एक्ट्स जो है वो यहाँ पर डिस्कस हुए हुए। इसको कवर करने के बाद हम निकलेंगे कहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट लॉ की तरफ। एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो जॉब पर रख रहा है और जिसको जॉब पर रखा जा रहा है, एम्प्लॉय, उनका रिलेशनशिप लॉ में किस तरीके से अनफोल्ड होता है, क्या ड्यूटीज एम्प्लॉयर की होती हैं, क्या ड्यूटीज एम्प्लॉय की होती हैं, ये सब चीजें हम कवर करेंगे। और इसी तरह से क्या राइट्स होते हैं दोनों पार्टीज के एक दूसरे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आपने जॉब ज्वाइन की है, तो यूके के हवाले से हम बात करें तो कितने दिन के अंदर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन रिटन फॉर्म में मिल जाना चाहिए, नहीं मिला तो आप केस कर सकते हैं। मिनिमम वेज जो मार्केट में चल रही है गवर्नमेंट ने सेट की हुई है, उससे नीचे वेज मिली तो आप केस कर सकते हैं। आपको आपके बॉस ने, आपके एम्प्लॉयर ने किसी अनरीजनेबल रीजन से निकाल दिया है, उस पर आप एम्प्लॉयर पे क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक हुआ एक ऑफिस में, केसेस भी पढ़ेंगे थोड़े से हम। केस ये हुआ भाई, एक साहब जो है ना वो रिसेप्शन पे बैठा करते थे, तो एक खातून नई उन्होंने ज्वाइन किया, तो जब वो सुबह आई तो उन्होंने उनको देख के सीटी बजाई, सही है। तो खातून को ये चीज पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उनको मना किया डायरेक्टली कि ये अच्छी बात नहीं है, आइंदा नहीं होना चाहिए। उसने कहा सही है। दूसरे दिन फिर यही किया उसने। तो अब वो जो खातून है वो मैनेजर के पास चली गई कि यहाँ का कैसा माहौल है और ये वो सीटियां बजा रहा है मुझे देख के। तो मैनेजर ने उसको बुलाया, मैनेजर ने कहा यार क्या हो गया, तुम इतने अरसे से यहाँ पर एम्प्लॉयड हो, ये क्या कर रहे हो, ये नहीं करना। तमीज तरीके से थोड़ा सा मैनेजर ने उसको समझाया। तीसरे दिन माशाल्लाह, बस अस्तगफुरुल्लाह, उन्होंने फिर यही काम किया। तो फिर वो रोती भी गई मैनेजर के पास कि सर ये क्या तरीका है। और अब अच्छा, अब मैनेजर ने उसको बुला के थोड़ी स्ट्रिक्ट टोन में समझाया कि यार मैं रिटन वार्निंग दूंगा अगर आपने ये किया दोबारा तो। रिटन वार्निंग इज समथिंग, क्या आप समझ लो कि फाइनल चीज है फिर। क्योंकि रिटन वार्निंग का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयर सबूत जमा कर रहा है, कि आपको अगर उसने निकाला है और आपने केस किया कि मुझे गलत निकाला है, तो उसको दिखाना पड़ा अदालत में, तो वो क्या करेगा, इसको एज अ सबूत दिखाएगा। वो भाई साहब सुधर ही नहीं रहे। तो जब उन्होंने एक और दफा ये काम किया तो मैनेजर ने क्या दी उसको, रिटन वार्निंग दी। और फिर भी क्या किया उन्होंने, दोबारा ये तारीख रकम की। उसके बाद जब मैनेजर ने उनको निकाल दिया, तो वो जाके कोर्ट में कह रहे जज साहब मुझे क्यों निकाला, सही है, सीटी बजाना कौन सा क्राइम है, मैं बजा रहा था सीटी। तो जज ने कहा ये क्या बात हुई भाई, जज ने मैनेजर को बुलाया कि क्या क्यों निकाला भाई इसको, ये कह रहे सीटी बजा रहा था मैं तो। कह रहे जज साहब ये पूरी बात नहीं बता रहे, खातून है, उनको उन्होंने नया ज्वाइन किया, उनको देख देख के सीटी बजा रही है। मैंने कहा अच्छा ये। तो जज साहब ने उसको समझाया, एक एक्चुअल केस है, सही है, जज साहब ने उनको समझाया कि देखो, जब पहली दफा तुमने सीटी बजाई और वो अगर उनको अच्छी लग जाती तो मुबारक होती तुम्हें, सही है, लेकिन जब उनको अच्छी नहीं लगी और तुमने उन्होंने तुम्हें बता दिया, तो ये अब तुम जब परसिस्टेंट हो अपनी अप्रोच में तो तुम हैरेसमेंट कर रहे हो, और तुम्हें बिल्कुल क्या किया गया है, सही निकाला गया, सही है। अच्छा, इस पर अगर ऐसा होता ना, जज ने आगे कंटिन्यू किया, जज ने कहा कि अगर इस पर पहले ही दिन तुम्हें तुम्हारा मैनेजर निकाल देता तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानता कि तुम्हें गलत निकाला, क्योंकि तुम्हारे एक ये जो हरकत है वो इस तरह की थी जिसको थोड़ा धमका के सही वार्निंग देकर सही किया जा सकता है।
और वो तुम्हारे मैनेजर ने कोशिश की, और तुम्हारे तो अंदाज ही निराले भाई जा रहे हैं, तो उस पर भी सुधर नहीं रहे हो। तुम्हें एक दफा तंबी कर रहा है वो, फिर वार्निंग दे रहा है, फिर रिटन वार्निंग दे रहा है, अभी भी तुम्हारी अकल में नहीं आ रहा है कि ये काम करने का नहीं है। तो जज साहब कहते हैं बिल्कुल सही निकाला है, उसने केस किया था, मेरा अनफेयर डिसमिसल हुआ है जज साहब। जज साहब ने कहा बिल्कुल भी अनफेयर नहीं है, क्या है ये, फेयर डिसमिसल। सो कुछ इस तरह के केस वगैरह भी हमने देखे थे। सो एम्प्लॉयमेंट लॉ में देखेंगे हम कि किस तरीके से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन अनफोल्ड होता है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ नजर आता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ज्यादातर लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी, पार्टनरशिप, कंपनी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह सुना हुआ होता है, लेकिन ये जो टॉर्ट का वर्ड है ना, मैंने देखा है ज्यादातर के लिए नया होता है, पहले से सुना हुआ नहीं होता। टॉर्ट का वर्ड जो है ना, टॉर्शियस एक्ट से ड्राइव हुआ है, टॉर्चर जिसको आप कहते हैं। ठीक। तो टॉर्शियस एक्ट्स वो होते हैं जो आपको फिजिकली या मेंटली क्या करेंगे, टॉर्चर करेंगे। अच्छा, फिजिकल टॉर्चर तो क्राइम में भी आ जाता है, बीट किया गया किसी को, हॉकियों से मारा गया, पीटा गया है, सही कुछ इस तरह का सिलसिला है, तो क्या है फिर, फिजिकल टॉर्चर। लेकिन एक होता है मेंटल टॉर्चर। मेंटल टॉर्चर का मैं आपको बताता हूँ, मैं जहाँ पहले रहता था वहां हुआ ये कि वो हमारे पिछले वाली गली में उनके यहाँ मतलब कोई शादी वादी का सिलसिला था, तो वो शीला और मुन्नी के ऐलानात चला रहे थे पूरे मोहल्ले में। सही है, रात 3 बजे तक, 4 बजे तक, तो मोहल्ले वालों ने जो है वो शिकायत कर दी पुलिस स्टेशन पे। पुलिस आ गई। अच्छा, पुलिस जब आती है तो उसका सिलसिला ये है कि अगर लड़की का घर होता है तो लड़की के बाप को पकड़ के लेके जाती है, लड़के का घर होता है तो लड़के को ही उठा के लेकर चले जाते हैं। जेंडर इक्वालिटी। सही। बहरहाल, तो हुआ ये कि वो उनको पकड़ के लेकर चले गए। क्या था मामला, टॉर्ट का मामला था। फिजिकल टॉर्चर था, जहनी टॉर्चर था, जहनी टॉर्चर था। रात के वक्त अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी किसी रेजिडेंशियल एरिया में कंस्ट्रक्शन करी है तो अगेन उस पर भी क्या हो सकता है, टॉर्ट का केस हो सकता है। टॉर्ट जो मैं तुम्हें बताऊं थोड़ा सा, ये बड़ा डाइवर्सिफाइड एक ओशन है टॉर्ट के एक्ट्स का। ये जो हमें नजर आता है बाहर के ममालिक में, और अब हमारे यहाँ भी यही होने लगा है कि वो टीनेजर्स जो है वो पी पिला के दीवाने होते हैं, किसी रोड पर आ जाते हैं गाड़ियां लेके, उछल कूद कर रहे हैं, फिर वो रेस लग रही है। इसको कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस। क्या बोलते हैं इसको, वो प्राइवेट न्यूसेंस है, वो जो मुन्नी शीला के गाने चला रहे हो, सही है, जोर आवाज में। और ये क्या है, पब्लिक न्यूसेंस है। 3 बजे वो दुल्हन को विदा करके लेकर आ रहे हैं, तो उस वक्त वो फायर क्रैकर्स जो है वो फायर वर्क्स कर रहे हैं वो, क्या है ये, पब्लिक न्यूसेंस है। सो ये सारे के सारे टॉर्शियस एक्ट्स हैं, और पाकिस्तान में भी टॉर्ट का लॉ है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों को केस कर सकते हैं। लेकिन मसला ये यहाँ पर जज पर ही केस ना हुआ हुआ। तो ये भी एक चीज है देखने वाली यहाँ पर। खैर, सो मैं आपको बता रहा हूँ टॉर्ट एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड फील्ड है। हमने किस पर फोकस करना है, हमने सब कुछ देखना नहीं, कोई बात, हम लॉयर तो बनने नहीं जा रहे, एडवोकेट तो बनने नहीं जा रहे। एक होता है टॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। क्या होता है, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस और प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। जैसे मैं यहाँ प्रोफेशनल रोल में हूँ, मैंने किसी चीज के बारे में कुछ गलत बोल दिया, तो ये मैंने क्या किया, जानबूझ के नहीं, बेख्याली में, तो ये मैंने क्या किया, नेग्लिजेंस की। देखिए, आप प्रोफेशनल के पास प्रोफेशनल सर्विसेज लेने के लिए आते हैं, और वहां गलती का चांस नहीं होता। मैं एक दफा पढ़ा रहा था, बच्चा कहने का सर तो नेग्लिजेंस तो हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, इंसान है, खता का पुतला, और ये और वो। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए सोचो, अल्लाह ना करे तुम्हारे फैमिली में किसी को कोई मसला हो हेल्थ का, और वो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर सर्जरी सजेस्ट करे, आप सर्जरी के लिए लेकर जाओ, डॉक्टर की नेग्लिजेंस से वो एक्सपायर हो जाए। सही है, अब बताओ क्या करोगे। कहने का सर हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करेंगे। मैंने कहा क्यों, इंसान है, खता का पुतला है, क्या हो गई उससे, गलती हो गई। सो प्रोफेशनल, प्रोफेशनल से नेग्लिजेंस एक्सपेक्टेड। आर वी गोइंग टू बी इन अ प्रोफेशनल रोल, यस। हम जो है वो क्या बनने जा रहे हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। अकाउंटेंट एडवाइसेस दे रहा होता है, अपने एम्प्लॉयर को फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा होता है, अपने एज एन ऑडिटर, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर, वो ऑडिट सर्विसेज दे रहा होता है, ओपिनियंस दे रहा होता है, टैक्स एडवाइजरी कर रहा होता है। तो ये करते हुए भी तो क्या हो सकता है, उससे गलती और बेख्याली हो सकती है। तो ऐसे में ऑब्वियसली उस पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है जी। तो इसको हम डिटेल में देखें। जैसे वहां हुआ अंदरूनी सिंध में, काफी अरसा हो गया उस चीज को भी, आई थिंक पिछले साल हुआ था। वो मरीज बेचारे जो है बाबा जी थे, उनकी लेफ्ट लेग में रॉड डालनी थी क्योंकि उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, वो राइट में डाल दी डॉक्टर ने। फिर वो टीवी पर आके बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर इनको दोनों पैरों पे खड़ा करके दिखाऊंगा। यार उसका एक पैर तो खुद बैंड बजा दी तुमने। मतलब मैं सोच रहा हूँ उसने बताया कैसे होगा अंकल को।
अंकल आई हैव अ बैड न्यूज एंड आई हैव अ गुड न्यूज। गुड न्यूज, ऑपरेशन जो वाज सक्सेसफुल। बैड न्यूज, इट वाज अ रॉन्ग लैग। तो ये आप सोचें कितना बड़ा बड़ा जो है वो काम यहाँ पे कारनामे होते हैं। सो अगर ये लॉ नहीं होता ना, तो ऐसे लोग जो है वो वैसे ही पाकिस्तान में छूटते हुए नजर आ रहे होते हैं। लेकिन ये है कि अगर ये लॉ नहीं होता तो यूके में लॉ क्या होते हुए नजर आ रहे होते, लोग इस तरह से छूटते हुए नजर आ रहे होते। उसके बाद फिर हमने क्या देखना है अभी? पाकिस्तान लीगल सिस्टम छोड़ दे, ना देखे। सही है, क्या देखना है हमने? इंग्लिश लीगल सिस्टम। अच्छा, अभी इंग्लिश लीगल सिस्टम क्यों देख रहे हैं, इसकी भी मैं आपको एक वजह बता दूं। देखो, हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं लॉ का कोर्स, वो काफी सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल। एसीसीए रिस्पेक्ट करता है इस बात की कि अगर आप अपने कंट्री का लॉ का पेपर देना चाहते हो तो। सही, तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनका जो पेपर है वो एसीसीए उनके हिसाब से, उन कंट्रीज के लॉ के हिसाब से लेता है। तो लॉ का जो वेरिएंट्स अवेलेबल है उसमें पाकिस्तान का वेरिएंट भी अवेलेबल है, ग्लोबल वेरिएंट भी अवेलेबल है। इसी तरह से यूके, या इसको इंग्लिश वेरिएंट कहा जाता है, ये भी अवेलेबल है। सिंगापुर का भी वेरिएंट अवेलेबल है, और हांगकांग का भी वेरिएंट अवेलेबल है। इस तरह से काफी सारे वेरिएंट्स अवेलेबल। लेकिन पूरी दुनिया में ज्यादातर स्टूडेंट्स को एसीसीए के कौन सा पढ़ाया जाता है? प्लेटफॉर्म से ना, इंस्टीट्यूशन के कौन सा पढ़ाया जाता है? यूके इंग्लिश वेरिएंट पढ़ाया जाता है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, बाकी सारे वेरिएंट्स में आपको इंग्लिश लीगल सिस्टम और कंपनी लॉ कहाँ का देखने को मिलेगा? यूके का ही देखने को मिलेगा। अगर कोई और वेरिएंट में आप पेपर देना चाहते हैं तो वो थोड़ा सेल्फ स्टडी आपने अपने कंट्री के लिए लॉ की बुक्स लेकर खुद करनी होगी। लेकिन कौन सा वेरिएंट पिक करना चाहिए एज अ प्रोफेशनल, हमें ये ज्यादा काम की बात है। वेरिएंट कौन सा पिक करना चाहिए भाई, यूके या इंग्लिश? क्यों? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का जो लीगल सिस्टम है वो सबसे पुराना दुनियावी लीगल, शरय की बात नहीं कर रहा, दुनियावी लीगल सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो यूके का जो लीगल सिस्टम है वो क्या माना जाता है? सबसे पुराना माना जाता है। और बाकी तमाम कंट्रीज ने यूके के लीगल सिस्टम को अडॉप्ट करके छपाई की हुई है उसे। हमें तो जहेज में देखे गए। सही है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हमारा तो क्या है, गोरों ने बना के दिया हुआ है। ऐसा ही है। पाकिस्तान में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चल रहा है। सही है, पाकिस्तान कब बना है? 1947 में। और एक्ट जो चल रहा है वो कब का चल रहा है? पार्टनरशिप एक्ट सुनो, वो चल रहा है 1932 का। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वगैरह जो होते हैं, जो आपके चेक्स और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के पीछे चल रहे होते हैं, वो चल रहा है 1881 का। तो हमारा लॉ कहने का मकसद ये है कि कौन बना के गया? अंग्रेज ही बना के गए। तो इसलिए अगर आप अपनी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, तो ज्यादातर लोग क्या पिक करते हैं? यूके वेरिएंट। और इसलिए मैं भी क्या पढ़ाता हूँ? यूके वेरिएंट। ये बात जरा कान खोल के याद रखना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कल जब हम पेपर देने के लिए बैठेंगे तो वहां इंट्रोडक्टरी स्क्रीन्स पर वेरिएंट सिलेक्शन आएगी। सही है, और अगर खुदा न खास्ता गलत वेरिएंट सेलेक्ट हो गया तो सोचो, पढ़ा किसी वेरिएंट के लिए और पेपर किसी और वेरिएंट का दे रहे होगे। जैसे होता है ना भाई, कहीं जेंडर पूछा हुआ तो आपने उसको ड्रॉप डाउन किया मेल फीमेल वगैरह के हिसाब से। तो इसी तरह से वहां पर आपका पेपर स्टार्ट करने से पहले क्या आ रहा होगा यहाँ पर? क्या सिलेक्ट करो? वेरिएंट सेलेक्ट करो। अब जब तुम वेरिएंट सेलेक्ट करने के लिए इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। कौन सा सिलेक्ट करना होगा? ये सिलेक्ट करना होगा। काफी सारे लोगों का सिलसिला इस तरह से, एक बच्चा आया मेरे पास, कहीं पढ़ रहा था वो, तो वो कहने लगा, बच्चा भी नहीं, वो तो अंकल थे, कहने लगे वो 2 दफा पढ़ चुका हूँ वहां से लेकिन पेपर नहीं निकल रहा सर। अच्छा, ये पेपर इस तरह का है नहीं कि फंसे आपका ये पेपर। लिमिटेड एफर्ट के साथ ये पेपर क्या हो जाता है, हमारा क्लियर हो जाता है। तो कहने लगे मैं पढ़ के कुछ जाता हूँ, किट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, वहां अजीब ही सिलसिला चल रहा होता है, पेपर में समझ भी नहीं आ रहा होता कुछ। तो मुझे क्लिक हुआ, मैंने कहा कहीं आप वेरिएंट तो गलत सेलेक्ट नहीं कर रहे? तो कह रहे वेरिएंट। मैंने कहा यही मसला आ गया। मैंने कहा आप पढ़ रहे हो कौन सा? इंग्लिश। और हो सकता है आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो? मैंने पूछा कोई इस तरह के यूनाइटेड नेशंस वगैरह के हवाले से क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे, चार्टर और कन्वेंशन के? कहने लगे हाँ इस तरह के क्वेश्चन आ रहे। मैंने कहा आप ग्लोबल वेरिएंट का पेपर दे रहे हो, 2 दफा रुका उनका पेपर इस वजह से, पैसे जाए हुए फालतू में। तो ये बड़ा थोड़ा सा देखना होगा हमें, कि वेरिएंट को हम अच्छी तरह से पेपर स्टार्ट करने से पहले चेक करेंगे। तो हमारा लॉ का वेरिएंट है यूके और इंग्लिश। ठीक है जी।
अच्छा, अब जब आप इंग्लिश वेरिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश लीगल सिस्टम देखने को मिलता है। यूके का सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, क्रिमिनल मैटर्स को डील करने के लिए कौन से कोर्ट्स हैं, सिविल मैटर्स को डील करने के लिए कौन से कोर्ट्स हैं, कौन सा कोर्ट इंफीरियर है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, कौन सा कोर्ट सुपीरियर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। बाकी जो बीच में कोर्ट्स आते हैं उनके रोल्स क्या है, क्या फंक्शन है, कौन से फैमिली मैटर्स देखता है, कौन सा कोर्ट कंपनी मैटर्स देखता है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मैटर्स देखता है। तो ये सारी बातें हमने कवर करनी है। फिर हर कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनका टाइटल क्या है, सर्किट जजेस कहाँ बैठे हुए होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस कहाँ बैठे हुए होते हैं, मैजिस्ट्रेट्स कहाँ बैठे हुए होते हैं, लॉर्ड्स कहाँ बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ भी याद रखने वाली बातें क्या है, काफी ज्यादा। यूके में लॉ की हिस्ट्री क्या है, कैसे लॉ बना यूके में, सही है, क्या सोर्सेस हैं लॉ की, किस तरह से पार्लियामेंट और जुडिशरी लॉ, नया लॉ कैसे बनाते हैं। जैसे आपने सुना है, पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो बिल प्रेजेंट करती है, बिल को एक खास मेजोरिटी मिलती है तो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। यही सिस्टम ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में फॉलो होता है। लेकिन होता कैसे एक्चुअली, ये प्रोसेस क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम जो है वो मैग्नीफाई करेंगे कब, जब हम इंग्लिश लीगल सिस्टम देख रहे होंगे। तो एक आइडिया मिला क्या कुछ कवर करना है हमने अपने कोर्स में। ठीक है जी। सही है। सही। ये वही पार्लियामेंटेरी, देखो अक्सर तो ऐसा होता है इतने छोटे मोटे मैटर्स के लिए ना आपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाया हुआ होता है, बॉडीज बनाई हुई होती है, मिनिस्टर्स बनाए हुए होते हैं, उनको पावर्स दी हुई होती है। ये बिल्कुल इस तरह की बातें हैं जैसे यहाँ अक्सर डबल सवारी पे पाबंदी लग जाती है, उसके लिए पार्लियामेंटेरियंस को मिलकर बैठकर बिल पास करने की जरूरत, बल्कि उस रेलेवेंट जगह के मिनिस्टर को उन्होंने अथॉरिटी दी हुई होती है। सही है। तो ये तो इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं कि कोई मिनिस्टर जो है ना वो अपना नोटिफिकेशन जारी करके ये चीजें चेंज करवा रहा होता है। अच्छा जनाब, पेपर फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। पेपर फॉर्मेट जो है ना वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। 2 आवर्स दिए जाएंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे टोटल, 100 मार्क्स का पेपर होगा। 50 पर अ पर्सन इज हीरो, 49 पर जीरो। सही है। 50% पासिंग क्राइटेरिया हमारा। क्वेश्चन का कुछ ब्रेकअप या ब्रेक डाउन आप देख लो। 25 क्वेश्चन आते हैं कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के। 20 क्वेश्चन आते हैं थोड़े आसान आसान होते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, 1 मार्क के आते हैं। ये मिलके बनाता है आपके पेपर का सेक्शन ए। और आखिर में यू आर हैविंग 5 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स ईच। ठीक है, इनको ओटीक्यूज कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। एसीसीए के शशके हैं, वही एमसीक्यूज हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, आपसे कहा जाएगा बताओ इनमें से दो कौन से ट्रू हैं या दो कौन से फॉल्स हैं, कोई फिल इन द ब्लैंक आ जाएगा, लिखना कुछ नहीं होगा, नीचे लिस्ट से क्या करना होगा, उसको सिलेक्ट करना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सिनेरियो आ जाएगा कि फलाना बंदा है, उसने फलाने बंदे को इतने पैसे दिए, सही है, इस तरह के सिनेरियोज आ जाते हैं। तो वो हम ओवर द कोर्स, मुझे कुछ पता है, कुछ केसेस जिनमें रूल्स ऑफ लॉ डेवलप हुए हैं, तो वो केसेस स्टोरी के तौर पर मैं आपको बताऊंगा। याद नहीं करने होंगे वो केसेस, एक दफा मुझसे सुन लोगे, वो चीज तुम्हें एग्जाम में जो है वो सिनेरियो बन के लिखी हुई नजर आ रही होगी, तो तुम्हारा उसको डील करना उस सिनेरियो को क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और आखिर में जो ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये भी कोई बला की चीज नहीं है, ये भी इसी तरह से होते हैं। बस होता ही है कि डेटा कॉमन दिया हुआ होता है और 2-2 मार्क्स की 3 रिक्वायरमेंट्स ड्राइव हुई हुई होती है उससे। तो वो क्या कहलाता है फिर, ये सेक्शन बी। और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्या कहते हैं, एमटीक्यूज कहते हैं। लिखना कुछ नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं इनपुट करनी, कोई एक्सप्लेनेशन इनपुट नहीं करनी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह पीएम ऑनवर्ड्स। स्किल का जो दूसरा पेपर है पीएम, उससे ऑनवर्ड्स तुम्हें सीआरक्यूज देखने को मिलेंगे। सही है। सो वो होते हैं जहां पर तुमने क्या करना होता है, डिस्क्रिप्शन देना होता है। पेपर के फॉर्मेट के हवाले से कोई क्वेश्चन किसी का, ठीक है नहीं। टाइम हमारे लिए इशू नहीं होता क्योंकि हमें कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना वो 1 घंटा 1.25 घंटे में ये पेपर क्या कर लेते हैं, अपना खत्म कर लेते हैं। ठीक है जी, ये भी बात हो गई हमारी। अच्छा, पढ़ने की अप्रोच देख लेते हैं। मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, सही है, नीचे जो आपका स्टेशनरी रूम है वहां से आप नोट्स की कॉपी ले सकते हैं मेरी। उनको कहते हैं सर उजैर फातमी के लॉ के नोट्स दे दें, तो आप उससे लेके, क्योंकि वही उसी से मैं क्लास में तैयारी भी करवाता हूँ तुम लोग, तो उसी से तुम रिवाइज भी करोगे। सही है, उसी से आहिस्ता आहिस्ता मैं बताता रहूंगा किट के कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो हम जब कवर करते रहेंगे तो ये सॉल्व कर लो, अब ये सॉल्व कर लो, मसला आता रहेगा किसके पास लेकर आओगे तुम, ऑब्वियसली मेरे पास लेकर आओ। सो एसीसी स्टडी हब भी है,
वहां से पढ़ना चाहो तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, मेरे नोट से भी पढ़ सकते हो, दोनों जगह से भी पढ़ सकते हो। 90+ मार्क्स टारगेट कर रहे हो अगर, तो स्टडी हब देख लो। वरना ये है कि 89 तक तो मैक्सिमम मेरे नोट से बच्चा लेकर आए वही है। सही 90 ले आता तो फिर क्या ही बात है, लेकिन वो कम से कम 89 लेकर आया हुआ है। खैर अच्छा जी, हम बिस्मिल्लाह करेंगे कहाँ से? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, सबसे बेसिक लॉ। और दूसरे लॉस को समझने के लिए भी हमारे लिए ये लॉ कवर हुआ हुआ होना जरूरी है। तो मुझे बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह के हवाले से, इतनी सारी बातें जो हमने देखी है थोड़ी बहुत। ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं भाई, अल्लाह ताला हमारी ऐसी तैयारी करवाए जिसकी वजह से हमारा पेपर जो है वो पहली दफा में इंशाल्लाह निकल जाए। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देख रहे हैं, तो आपसे कोई पूछे आप कौन है, क्या जवाब दोगे आप उसको? आपसे कोई पूछ रहा है आप कौन है, क्या जवाब दोगे? इंसान। देर नहीं लगानी है इस जवाब में, शक होना शुरू हो गया उसको। सबसे पहले हम क्या है भाई? इंसान है। ये डिफाइनिंग वर्ड है हमारा। इसी तरह से आपसे पूछता है कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो उसका भी डिफाइनिंग वर्ड लिख दिया है मैंने, ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट। ठीक है जी। हर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? नहीं। एक खास किस्म के एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अच्छा, क्या खास बात होती है भाई? वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें क्या एग्जिस्ट कर रही होती है? क्लास लीगल बाइंडिंगनेस एग्जिस्ट कर रही होती है। लीगल बाइंडिंगनेस का मतलब ये हुआ कि अगर अगर एग्रीमेंट हुआ है और उसके बाद कोई पार्टी बैकआउट कर रही है, तो तुम कोर्ट की क्या कर सकते हो? मदद ले सकते हो उस पार्टी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए। या अगर उसके बैकआउट करने की वजह से तुम्हारा क्या हो गया, कोई लॉस हो गया है, तो तुम कोर्ट से कहकर उनसे कंपनसेशन डिमांड करवा सकते हो। ऐसा जो एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या बन जाती है कॉन्ट्रैक्ट की? अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। भाई देखें, एग्रीमेंट तो ये भी है ना भाई, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं चांद सितारे तोड़ कर ले आऊं। सही, उन्होंने मान लिया, एग्रीमेंट ये भी हो गया। अब वो शादी हो गई, वो चांद सितारे का वेट कर रही है खातून। से उन्होंने केस कर दिया, जैसा अब इसने बोला था शादी के बाद चांद सितारे तोड़ के लाके देगा। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये एग्रीमेंट ऐसा है जिस पर केस हो सकता है? क्या लगता है आपको? नहीं, इस पर केस नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा जैसा आप कहेंगे, बीबी बच्चे हैं आपके, एक को तारा समझे, एक को क्या समझे, हाँ चांद से। यही हो सकता है इसका, और क्या हो सकता है? सही। इसी तरह से अगर हम देखें कि भाई एक लड़के को जो है ना, वो दूसरा लड़का आया बुलाने की, यार कल फलाना जो है ना वो टीम से मैच है, तो तुम आ जाना ग्राउंड में 8 बजे सुबह। उसने कहा ठीक है, आ जाऊंगा मैं। वो नहीं गया। तो क्या अब ये एग्रीमेंट था दोनों के दरमियान? यस। आया था, वो बुलाया था, उसने एग्री किया था, लेकिन ये बच्चा नहीं गया। तो क्या जिसने बुलाया था वो केस कर सकता है कोर्ट में? जैसा अब ये मेरा दोस्त पिंटू है और इसको मैंने बुलाया था कि ये आ जाए मैच खेलने के लिए, तो जैसा आप कहेंगे चप्पल उतार के दफाओ मेरे कोर्ट से, ऐसे ही होगा ना। लेकिन अब उस न्यूजीलैंड वाली टीम की बात करते हैं। सही है, उन्होंने टूर्नामेंट के लिए हामी भरी भी थी। इसके लिए बहुत सारी कंपनीज के साथ उनके जो प्लेयर्स हैं, उनके क्या साइन हुए हुए होंगे, और एडवर्टाइजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हुए होंगे। अब जब वो पुल बैक कर रहे हैं इस चीज को, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे फिर इसके लिए? क्या उन पर केस किया जा सकता है? यस, यहाँ पर केस हो सकता है। तो ये क्यों तजाद हो रहा है इतना? एक मिनट देना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, उसामा। चलो ठीक है, मैं आता हूँ उसामा, 2 मिनट देना बस मुझे। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे हम, क्यों तजाद हो रहा है भाई इतना? क्योंकि वो जो बच्चों वाला एग्रीमेंट है ना, वो सिर्फ एग्रीमेंट है, उसमें लीगल बाइंडिंगनेस नहीं है। क्योंकि लीगल बाइंडिंगनेस के लिए एग्रीमेंट के अलावा भी कुछ चीजें प्रेजेंट होना जरूरी है। आप उनको भी देख लेते हैं आसान अल्फाज में। जो चीजें एग्रीमेंट के साथ प्रेजेंट होना जरूरी है, उसमें एक चीज का नाम रखा गया है, क्या? कंसिडरेशन। इन वेरी सिंपल वर्ड, देखो डिटेल देखनी है हमने आगे चल के, लेकिन अभी तो सिंपल सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। व्हाट इज कंसिडरेशन? एक्सचेंज, गिव एंड टेक। जैसे तुम अगर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करते हो कोई पेपर पढ़ने का, तो उस पेपर की क्या देते हो? तुम फीस देते हो। तो टीएसए की तरफ से क्या होता है? एजुकेशनल सर्विस होती है। तुम्हारी तरफ से क्या होता है? पेमेंट।
समथिंग फॉर समथिंग, लॉ रिक्वायर करता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो है वो कुछ ना कुछ कंसीडर करेंगे डील में एक दूसरे के लिए। सो एग्रीमेंट के साथ तड़का लगा हुआ होना चाहिए किसका, कंसिडरेशन का, और साथ में नियत होनी चाहिए। अमाल का दारोमदार किस पर है भाई, लॉ भी यही बोलता है। अगर पार्टीज एक सोशल अरेंजमेंट कर रही है, क्या कर रही है कि ये ले हमारी तरफ से गिफ्ट, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, हमारा एक प्रोग्राम है उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर आप आइएगा, आएंगे ना, हाँ आएंगे, नहीं आया वो, ये सोशल इनविटेशन है, ये एग्रीमेंट, ठीक है मान लेते हैं एग्रीमेंट है, लेकिन ये सोशल इनविटेशन है, इसमें नियत नहीं होती कि आप सामने वाले पर क्या कर दोगे, केस कर दोगे। फैमिली मेंबर्स आपस में जो डील करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं रोजाना, अम्मी कह रही है ये ला के दे दो, आप कह रहे हैं ठीक है अम्मी ला के दे दूंगा, अभी पढ़ रहा हूँ थोड़ी देर में, अब आपने नहीं ला के दिया तो अम्मी केस कर देंगी आप पर, नहीं ना। सो ये सोशल अरेंजमेंट्स हैं सारे के सारे, इनमें इंटेंशन नहीं होती कि आप एक ऐसा रिलेशन बना रहे हैं जिसमें कल कल को आप किसकी मदद ले सकते हैं, लॉ की मदद ले सकते हैं, इसमें ये वाली इंटेंशन नहीं होती। सो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये तीन फैक्टर्स होना, एग्रीमेंट प्लस व्हाट, कंसिडरेशन प्लस इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये होना जरूरी है, तब जाके बनता है क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए फिर अगर ब्रीच हो तो आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हो। चलिए मुझे जरा 2 मिनट देना, मैं जरा एक नीचे का चक्कर लगाकर आ रहा हूँ।
अच्छा काला वक्त को काम कर अंदर जाते हैं। हाँ, अच्छा दोस्त ही मैं रहता हूँ वो है ना कि जो मेरी ये जो ये है काला रोड यहाँ के बैक साइड। हाँ अभी मैं ऑफिस से कितने बजे मैं पौने पौने 5 बजे में निकल गया था और वो पूरा रास्ता जब हैदराबाद और ये तकरीबन मैं 6:30 मैंने 5:30 को मैंने कहा तो मैं ड्यूटी पे मैंने कहा भाई 6 बजे तो मेरा पहुंचू और लेकिन वो रोड बिल्कुल क्लियर है हाइट में भी ज़्यादा है नहीं एवरेज की स्पीड से आ रहा है ये ये रमजान में जो हमें टाइम चेंज कर देंगे है ना तो वो दो बजे तक चलेगा। अच्छा खत्म हो गए हाँ छोटा है यार हमारे ये पेपर मार्च के लिए नहीं नहीं ये तो कभी भी अभी भी दे दो क्योंकि ये सीबी है ना। अच्छा 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 ये अटेम्प्ट वाला पेपर अच्छा अच्छा ठीक मतलब वो पढ़ाई के अटेम्प्ट के हिसाब से करवाते हैं लेकिन ये अटेम्प्ट का पेपर नहीं है। अच्छा सीबी अच्छा सीबी है शायद अगर जो उसमें वो है मार्क्स अच्छा वो अगले हफ्ते से शुरू नहीं भाई अभी पहले ही दे दो इसकी फीस हाँ इनके लिए थोड़ा टेस्ट टेस्ट हाँ मैं जरा ये वाला टेस्ट है ये पेपर में डाल है और वो वाला 50 अच्छा मतलब ये 50,000 ऐसे हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है आखिरी में वो टैरिफ में है पर हाँ सब्सक्रिप्शन है वो पैसा पर टूर टाइम चलेगा आज दो पेपर में डॉल हो गए एफडी के वैसे दिए 15 को पैसे है वो भी अभी मेरे ख्याल में आप लोग इसके के बाद माशाल्लाह से अप्लाई तो शुरू कर ही दोगे हाँ तो आर्टिकल शुरू करो इंशाल्लाह आपको वो भी अच्छा होगा ये अच्छा है ऑडियो की तरफ जाने में मुझे नाम काफी काफी नाम से बहुत लेकिन तो टैक्स में है ना एक नया जानना है वो कहाँ लगती है नहीं है एफबीआई आदमी पागल है उसने वो चेंज करना क्योंकि पागल है अच्छा जनाब, सो ये जो चीजें हम देख रहे हैं, हमने कहा कि भाई ये एसेंशियल फैक्टर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के। नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ था? नंबर 2 कंसिडरेशन, नंबर 3 इंटेंशन। इन सब की डिटेल्स है हमारे कोर्स। तो जब हम ये तीनों की डिटेल्स देख लेंगे तो हम कहेंगे हमने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अभी बराबर में क्या सब लिखा हुआ है इसको हमने नहीं फोकस करना, इंशाल्लाह करेंगे इसको फोकस शुभ मुहूर्त पर। सो आई होप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तुम लोगों को क्लियर हो जाती है। लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, सिंपल सी डेफिनेशन। अच्छा, अब आगे लेकर चलते हैं डिस्कशन को और देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि जो पार्टीज डील करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो कितनी कितनी टाइप्स के होते हैं। बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, सारी टाइप्स तुम्हारी कोर्स में कवर भी नहीं की जा रही है। लेकिन जो टाइप्स कवर की जा रही है उसमें देखो पहला क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ नजर आता है? मैं जरा इसको जूम कर देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। ताबानी का फॉर्म फिल किया? ठीक। जो टर्म्स एंड कंडीशंस तुम्हारे लिए लिखी हुई है वो इसके लिए लिखी हुई है, वो इसके लिए लिखी हुई है।
एक इदारा स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म, एक सी। एक इदारा स्टैंडर्ड टर्म्स पर जो है वो बाकी तमाम पार्टीज के साथ डील कर रहा है। सेम गोज विद बैंक। बैंक का भी फॉर्म होता है, सेट ऑफ टर्म्स सबके लिए क्या होता है? सेम होता है। फिर इसी तरह से आप गूगल अकाउंट साइन अप कर रहे हैं, सही है, आप एसीसी क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ऑनलाइन। क्या आता है? एक हर्डल आती है ना वहां पर, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लो, आई एग्री एंड कंटिन्यू। हम उस पर क्या करते हैं? चेक लगा के आगे चलते हैं। लेकिन वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है हमारे लिए डिफरेंट या दूसरों के लिए डिफरेंट नहीं होंगी, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए क्या है? सेम है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोलते हैं? जहां सिमिलर टर्म पर एक पार्टी बाकी तमाम पार्टीज के साथ डील कर रही होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सेम टर्म्स फॉर ऑल पार्टीज। याद कुछ नहीं करना, रट्टा किसी चीज का नहीं लगाना। जब वक्त आएगा रट्टों का तो मैं बता दूंगा, मैंने कहा कंपनी लॉ में जरा ज्यादा है रट्टा। लेकिन यहां पर जो है वो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा मसला जो मैं देखता हूँ जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो आता है इस बात में कि कॉन्ट्रैक्ट बोल चाल कर कर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जरा तुम लोग मुझे बताओ, बोल कर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है तुम्हारे ख्याल में? कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लीगल बाइंडिंग नहीं होता। तो लीगल बाइंडिंग है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बोला ना उसको। एग्रीमेंट हो सकता है, तो तुम ये कह रहे हो एग्रीमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब यहां पर ये जो लॉ आप लोग लेकर आ रहे हैं ना, ये दुनिया में नहीं चलता। ये कंफ्यूजन होती है लोगों को, मिसकॉन्सेप्शन होती है। सुना हुआ होता है, देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तिजारत के मामलात लिख कर कर लेने चाहिए। सही है। इसी तरह से पाकिस्तानी लॉ भी यही बोलता है, लिख लें तो क्या है? अच्छा है, बेहतर है। यूके लॉ भी बोलते हैं लिख लें तो क्या है? बेहतर है। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा और आप बोलचाल करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर लिखकर कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी होता, अगर लिखकर कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी होता, तो दूध वाले से दूध खरीदने के लिए भी डीड बनाना होता। चांद सितारे वाला पेपर, उसमें पहली टर्म मैं पार्टी हूँ, दूसरी पार्टी ये है, दो तीन विटनेस भी है उसमें, 1 किलो दूध चाहिए। सही। ये 1 किलो दूध देगा, मैं जो है वो 220 रुपए दूंगा इसको। सोचो कितना अजाब बन जाता फिर तो हमारी रोजाना की जो तो पूरी दुनिया में ट्रांजेक्शन हो रही होती है, वो तो होती कैसे हैं? बोल चाल कर कर होती है। आप अगर यहां पर अटके हुए हो कि बोलकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो लॉ तो कहता है इशारों तक में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। आप गए, ठीक है, एक बेकरी पर, वो क्या कहते हैं, आपको प्यास लग रही थी, आपने फ्रिज खोला, पेप्सी निकाली, पेप्सी निकाल के उसके पैसे आपने काउंटर पर आगे उनको दे दिए, उन्होंने आपसे पैसे लिए, चेंज आपको वापस कर दी। लॉ इसको इंटरप्रेट कर रहा है, तुम्हारा जाना फ्रिज से पेप्सी निकाल के काउंटर पर लेकर आना, दैट वाज ऑफर टू परचेज दिस। उसका तुमसे पैसे ले लेना, चेंज दे देना, दिस इज एक्सेप्टेंस, कि वो तुम्हारी इस ऑफर से क्या है? राजी है। क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है कोई, वो रिक्शा वाले मक्खियों की तरह आना शुरू हो जाते हैं, फिर वो वेट कर रहे होते हैं नैनो से नैन मिले तो वो इशारा करे यूं करके। सही। सो वो आ गया, उसने इशारा किया, वो बंदा जाके जो है वो रिक्शा में बैठ गया। क्या हो गया ये? उसने ऑफर की, उसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ऑब्वियसली इट इज ऑब्वियस कि वो कहीं तक जाएगा तो उसके क्या करने होंगे? उसको पे करने होंगे। ये तो हमारे कंट्री में है ना कि वो पहले बातचीत हो जाए, वरना तो दूसरे कंट्रीज में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या होता है भाई? मीटर होता है, सिंपल, गवर्नमेंट ने फेयर डिसाइड किया हुआ होता है। सो क्लास शैतान आपको बहकाएगा, ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन आप बहकेंगे नहीं। ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ फैक्ट, हकीकत है। सो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बाय स्पोकन वर्ड्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। हाँ ऐसा है। उस बात से अगर अगर तुम्हारे जहन में, तो मैं एग्री करूंगा, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स को कोर्ट में प्रूव करना क्या है? मुश्किल है। झूठ सच के चांसेस क्या होते हैं यहाँ पर? बढ़ जाते हैं। तो कानून की आंखों पे तो पहली पट्टी बनी हुई है। सही है। आप झूठ को अगर क्या प्रूफ कर दो, सच प्रूफ कर दो, तो कानून आपका है। सच को भी सच प्रूफ ना कर सको तो कानून दूसरे का है। सिंपल एज दैट। समझ रहे हो बात को? तो प्रूव आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इसकी बेस, इसकी वजह से, या प्रूव करने में मुश्किल होगी, इसकी वजह से लॉ ऑप्शन नहीं छीन रहा आपसे, ऑप्शन है आपके पास।
तो लॉ ने आपको ऑप्शन दे दिया, लिख के भी कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो, इशारों से भी कर सकते हो। नाउ डील की हैसियत देखो कैसी है। कैपिटल एसेट्स बेच रहे हो, गाड़ी बेच रहे हो, घर बेच रहे हो, बाइक बेच रहे हो, ये बोलचाल करके नहीं करने चाहिए। सही। क्योंकि यहां मसला ये है कि यहां पर पैसे बहुत ज्यादा, स्टेक बहुत ज्यादा आपकी इन्वॉल्व है। आपको खुद से ख्याल होना चाहिए कि इसको क्या करें हम, लिख लिखा के कर ले। ठीक है भाई। फिर कुछ होते हैं कौन से कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी पेपर पे लिखे हुए हो सकते। बातचीत हो रही थी सेटल, बच्चे की कॉपी फाड़ी, उस पर जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस लिख ली, दोनों पार्टी ने साइन कर लिया, हो गया रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ईमेल के जरिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, उधर से उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज करके एग्री बोल दिया, क्या हो गया, रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो बाय रिटन वर्ड्स, अब वो चाहे वर्चुअली हो, डिजिटली रिटन वर्ड्स हो, ईमेल के थ्रू हो, ठीक है, या वो ऑनलाइन हो रहा हो, सही, आप टर्म्स एंड कंडीशंस का सेट पढ़ रहे हो किसी वेबसाइट पे जाके, क्या है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर वो जो खास ज्यूडिशरी का पेपर होता है, लीगल पेपर जिसको कहते हैं, जिस पर चांद सितारा बना हुआ होता है, हर कंट्री का जो ज्यूडिशरी का एम्बलम है वो बना हुआ होता है उसमें, उसके कुछ ना कुछ खास पैसे होते हैं, जिसको पार्टीज लिख कर करती हैं, उसके बाद किसी रजिस्टर्ड एडवोकेट से उसको क्या करवाती हैं, साइन भी करवाती हैं और स्टैंप भी करवाती हैं, जिसको सील कहते हैं हम, ऑफिशियल सील। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का खास नाम है, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट बाय डीड। उसको बॉन्ड पेपर भी बोलते हैं, स्टैम्प पेपर भी बोलते हैं, डीड भी बोलते हैं, एफिडेविट भी बोलते हैं, और यहां तो एक और नाम रखा गया उसका, स्टाम्प पेपर भी बोलते हैं उसको। सही। खैर, ये क्या होगा भाई, रिटन होगा, साइंड होगा, और क्या होगा, ऑथोराइज्ड होगा। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि आपके कंडक्ट और एक्शंस तक से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इशारों से भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इस चीज को भी बोलते हैं, लेट्स से तुम्हारा नाम माज, तुम्हारा नाम मुशाहिद, लेट्स से मुशाहिद से मैंने लोन लिया, मुशाहिद ने कहा भाई आप क्या दें, इसकी गारंटी दें कि आप नहीं पे कर सके तो आपके बिहाफ पे कोई और पे करेगा। मेरे टर्म्स थे अपने माज से, मैंने कहा माज यार वो लोन ले रहा हूँ, मुझे गारंटी देनी होगी एक बंदे को, तो माज ने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ, माज ने गारंटी दे दी मुशाहिद। ना, मैंने टाइम क्रॉस कर दिया और लोन का अमाउंट पे बैक नहीं किया। मुशाहिद जो है वो किसके पास चला गया, मास के पास, कि भाई पहले तो चौड़े होके बोल लेते ना कि ये नहीं देंगे तो मैं दूंगा, तो अब निकालो पैसे। तो मास ने जो है वो अपना प्रॉमिस पूरा किया और मुशाहिद को पैसे दे दिए। अब अगले दिन मास मेरे पास आ गया कि वो मैंने आपके बिहाफ पे जो है वो पैसे पे कर दिए। मैंने कहा यार बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सही कह रहे, तो वो तो ठीक है, लेकिन ये है कि आप कब देंगे, मैंने कहा ये कब बात हुई थी। सही है। मैंने कहा आपने गारंटी दी थी ना उसको मेरे बिहाफ पे कि मैं पैसे नहीं दे सका तो आप उसको पैसे दे दोगे, तो मैं पैसे नहीं दे सका, आपने उसको पैसे दे दिए। अब ये क्या आप बात कर रहे हैं कि आप मुझे पैसे कब देंगे। सही है। तो ये बात डिस्कस होने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है, ये इम्प्लाइड है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो रहा है मास की तरफ से, किसके साथ, मुशाहिद के साथ। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बोरोइंग हो रहा है किसकी तरफ से, मुशाहिद की तरफ से मेरे साथ। और एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी हो रहा है, क्या बोल रहा है इसको मैं, हमारे लॉ का पार्ट नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रीइंबर्समेंट कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी कहलाता है, किसके बिहाफ पर, सॉरी किसके दरमियान, मेरे और मास के दरमियान, कि अगर उसको मेरे बिहाफ पे गारंटी अमाउंट देना पड़ गया तो इट इज इम्प्लाइड कि कल कल को मैं ये अमाउंट किसको वापस करूंगा फिर। अब मेरे लिए पहले क्रेडिटर क्या था, मुशाहिद था, अब क्रेडिटर कौन हो गया मेरे लिए, मास हो गया। टाइम वगैरह उसके साथ डिस्कस हो सकता है कि भाई कितना मजीद टाइम जो है वो दे रहा है मुझे, लेकिन पे करना ही करना है, ये चाहे पहले से डिस्कस हुआ हो या ना हुआ हो, दिस इज देयर। So implied contract is that contract which happens by conduct and actions, ठीक है जी। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करके जो प्रोपोगेट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू होता है, उसको क्या बोलते हैं क्लास हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ईमेल के जरिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे कोई ऐप वगैरह पे तुम अकाउंट बना रहे हो अपना, जैसे दराज का कॉन्ट्रैक्ट है ऑनलाइन हो रहा है, फूड पांडा का कॉन्ट्रैक्ट है कैसे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। सही है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब अगर हुआ ये कि दो लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो उन्होंने कहा भाई टर्म्स एंड कंडीशंस लिख लेते, तो एक ने कंप्यूटर निकाला, उस पर टर्म्स कर लिखी, और उसको जो है वो प्रिंटर से उसका प्रिंट निकाल के दोनों ने क्या कर लिया, साइन कर लिया। इज दैट अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट।
डिवाइस तो यूज हुई है यहाँ पर, कंप्यूटर भी यूज हुआ है और क्या यूज हुई है, प्रिंटर भी यूज हुआ है, लेकिन क्या इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट बोले? नो। हो ये मैनुअल ही रहा है, सपोर्ट जरूर ली जा रही है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, लेकिन ऑल टुगेदर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से प्रोपोगेट नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। ऐप के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेबसाइट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑनलाइन साइनअप्स, सही है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आप आगे जाके एसीसी के वो पार्ट 2 के पेपर्स की खुद से फीस पे करोगे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह से, वो भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है भाई, फिर आगे देखो लिखा हुआ नजर आता है हमें क्या? अजान हो रही है, थोड़ी देर ठहरते हैं। अच्छा जनाब, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से हो रहा है कि एक साइड से एक पार्टी कम्युनिकेट कर रही है और दूसरी साइड से पार्टी कम्युनिकेशन नहीं कर रही, बल्कि जो कम्युनिकेट किया गया उसके हिसाब से कंडक्ट कर रही है, एक्शन कर रही है। एलानिया कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स? एलानिया कॉन्ट्रैक्ट। मस्जिद में ऐलान हो रहा है, हजरात ये बच्चा गुम हो गया, ठीक है, ये कलर की शर्ट पहनी हुई है, ये कलर की पैंट पहनी हुई है, जिसको भी मिला वो अगर पेरेंट्स इस एड्रेस तक पहुंचाता है तो उसको 10 लाख का इनाम मिलेगा। एलानिया कॉन्ट्रैक्ट है ये। अगर एक बंदा वो ऐलान सुनता है, उसके बाद वो बच्चा ढूंढता है जाके,
क्योंकि देखो, अगर तो वो ऐलान सुनने के बाद आ रहा है घर पर और वो कह रहा है इनाम तैयार रखे मैं लेकर आ रहा हूँ, पुलिस वाले तो उसी के पीछे पड़ेंगे फिर। इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं भाई तो लेकर आ रहा है। सो कम्युनिकेशन नहीं होगी यहाँ पर, बल्कि क्या होगा, वो सुनेगा, उसके बाद बच्चा ढूंढने निकलेगा, बच्चा उसको मिल जाता है तो वो पहुंचा देगा। इनाम का हकदार है या नहीं? यस। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक साइड, एक साइड की कम्युनिकेशन से होने वाला कॉन्ट्रैक्ट। आओ एक केस देखते हैं। मैं बार बार बता देता हूँ स्टूडेंट्स को कि ये जो केसेस हैं ये रेफरेंस के लिए हैं। इनके नाम भी याद नहीं रखने, इनका ईयर भी याद नहीं रखना, इनकी स्टोरी भी याद, एक दफा मुझसे सुन लेना है। जिन केसेस में रूल्स बने हैं लॉ के मुझे पता है, एक दफा उनको सुन लेना है मुझसे, ताकि कल कल आपको एग्जाम में नाम चेंज होके जब वो सिनेरियो आए तो उसको क्या कर सको आप, क्लिक कर जाएगा, हाँ सर ने ये चीज डिस्कस की थी क्लास में। तो आओ ये केस देखते हैं। कैरलिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इतना देखेंगे ये केस हम, क्योंकि बहुत सारे लॉ के पॉइंट से ये मैच करता है कि आपको जो है ना वो कुछ याद रहे ना रहे लॉ में, ये वाला केस याद रहे। कैरलिल बाजी साइनस की पेशेंट थी। काफी सारी रेमेडीज वो ट्राई कर चुकी थी, लेकिन ऑल वाज इन वेन। तो हुआ ये कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी था, उन्होंने एक मेडिसिन बनाई और क्लेम किया कि नेजल स्प्रेस होते हैं ना, वो बनाया, और उन्होंने क्लेम किया कि भाई ये साइनस के पेशेंट के लिए बनाई है हमने, और इसके 2 महीने के मुस्तकिल इस्तेमाल से साइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उन्होंने अखबार में ये एडवर्टाइजमेंट दिया, और अखबार में उन्होंने ये लिखा कि अगर इसको यूज करके किसी को फ्लू हो गया साइड इफेक्ट के तौर पर, तो उसको हम 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड दें। केस की डेट देखो, 1893, 100 पाउंड्स का उसको रिवॉर्ड दें। तो कैरलिन जो बेचारी पहले ही एनॉय हुई भी थी और काफी सारी रेमेडीज ट्राई कर ली थी, उसने उसने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं अखबार के एडवर्टाइजमेंट के बाद। तो उसने जाके मेडिसिन खरीदी एज पर डोसेज, उसको यूज किया उसने 2 महीने तक, और बेचारी का साइनस तो खत्म नहीं हुआ, उल्टा क्या हो गया, उसको फ्लू हो गया। उसने फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा "हाँ, ये इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, ठीक है"। उसने मेडिकल सर्टिफिकेट लिखवाया, अखबार की कटिंग ली उसने, और कंपनी के हेड ऑफिस पर क्या कर दिया, उसने मेल कर दिया कि भाई आपका ये क्लेम था कि अगर किसी को साइड इफेक्ट के तौर पे क्या हो गया, फ्लू हो गया, तो आप उसको क्या दोगे, 100 पाउंड का रिवॉर्ड। ये हो गया मुझे फ्लू, अब मेरा रिवॉर्ड निकालो। कंपनी का रिस्पॉन्स आया, उस रिस्पॉन्स में लिखा हुआ था कि भाई हमें इमरान खान से। कंपनी ने यू टर्न ले ली। ये चलता रहेगा, बुरा नहीं मनाइएगा आप लोग, खैर। सो तो कंपनी ने यू टर्न ले लिया उस पर कि नहीं भाई, हमने तो एक एडवर्टाइजमेंट दिया था, इसका ये मतलब थोड़ी है किसी को अब पूरे यूके को फ्लू हो गया तो क्या हम सबको 100 पाउंड का रिवॉर्ड दे रहे होंगे, कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि यहां तक कंपनी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में बस नहीं की थी, बल्कि लिखा था कि इस मामले में हम इतने सीरियस हैं कि हमने 1000 पाउंड पहले ही बैंक में डिपॉजिट करा दिए। यानी देवर सो कॉन्फिडेंट कि पूरे यूके की पॉपुलेशन को वो ऐड दे रहे हैं, और उनको लगता है कि 10 से ज्यादा लोगों को फ्लू नहीं होगा। 1000 पाउंड्स उन्होंने जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराया। देने भी पड़े तो किसने कितने देने उनको, 100 ना, तो 10 लोगों को देने होंगे। सो कैरलिल को जब ये रिस्पॉन्स मिला, थैंक यू समी। कैरलिल को जब ये रिस्पॉन्स मिला तो कैरलिल ने जो है ना वो किया ये कि उसने केस कर दिया, और अदालत ने बुलवा लिया कंपनी को, आओ भी रिस्पॉन्ड करो इस केस को। ये क्या आपने मजाक लगा रखा है, अखबार में आप ये कह रहे हो, और जब ये आपको मेल कर रही है कि आप उसको रिवॉर्ड दो तो आप रिवॉर्ड नहीं दे रहे। तो आगे से कंपनी के वकील ने कहा तो जज साहब ये तो पूरा यूके अगर कहेगा तो हमें क्या पूरे यूके को रिवॉर्ड देना होगा? जज साहब ने कहा जी हाँ, सही है। जब आप पूरे यूके को बड़े कॉन्फिडेंट के साथ ये बोल रहे हो अखबार में कि जिस किसी ने भी हमारी मेडिसिन यूज की और अगर साइड इफेक्ट उसको क्या हो गया, फ्लू हो गया, तो हम उसको क्या देंगे, 100 पाउंड का रिवॉर्ड देंगे, तो तुमने तो अपनी कम्युनिकेशन कर दी। सामने से जो जो ये कंडक्ट करता है कि तुम्हारी मेडिसिन लेता है, उसको एज पर डोसेज 2 महीने तक यूज करता है, और क्या कैच कर लेता है, फ्लू कैच कर लेता है, तो तुम्हारी ऑफर की कंडीशन तो उसने क्या कर ली है, मीट कर ली है। उसके साथ तुम्हारे साथ क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब पूरा करो। तो जज ने ये पैसे दिलवाए फिर कैरलन को। समझ में आती है बात? एलानिया कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एक और इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा केस है, विलियम्स वर्सेस कार्बरडाई। मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स जो है ना मर्डर में इन्वॉल्व थे। मिस्टर विलियम्स ने मर्डर किया था, मिसेस विलियम्स सहूलतकार थी उनकी, सपोर्ट की थी मर्डर में उन्होंने। फिर दोनों भाग गए थे, छुप गए थे। जब पुलिस को यह अंदाजा हुआ कि मर्डर के वक्त कितने लोग थे, 2 लोग थे, एक ने मदद की और दूसरे ने क्या किया, मर्डर किया, सपोर्ट किया, तो
पुलिस चीफ जो था उस जगह का, जिसका नाम कार्बरडाइन था, उसने अखबार में एक अपील की। उसने कहा जो भी कोई मर्डरर का साथी है, वो अगर स्टेप आउट करता है और आके सरेंडर करता है और हमें मर्डरर के वेयर अबाउट्स की इंफॉर्मेशन देता है कि वो कहाँ छुपा हुआ है, और हम उसको मर्डरर को पकड़ लेते हैं, तो उसके साथी की सजा में हम क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। ये अखबार खातून ने पढ़ लिया, मिसेस विलियम्स ने। उन्होंने कहा सुनहरी मौका है डबल आजादी का, सही है। तो उन्होंने जाके क्या किया, पुलिस को बता दिया कि ये मेरे मियाँ हैं, ये यहाँ छुपे हुए हैं। पुलिस ने उनको वहां से पकड़ लिया। अच्छा, अब इनके साथ जो प्रॉमिस किया गया था कि आपकी सजा में कमी हो जाएगी, तो जब इनके वकील ने कहा कि हमारी सजा में कमी, तो पुलिस ने कहा कि नहीं कर रहे, क्या कर लोगे। तो वकील ने मिसेस विलियम्स के प्लेटफॉर्म से क्या कर दिया, केस कर दिया पुलिस चीफ पर। जज कहता है कि ये आपको इनकी सजा में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये सिविल केस था, तो उसने कहा ये चार्जशीट में आप मेंशन करो। पुलिस वालों को कहा कि ये जो क्रिमिनल केस चल रहा है उसमें आप क्या करो, इस चीज को मेंशन करो, ताकि इनकी सजा में क्या की जाए, कमी की जाए। क्योंकि ये आपने अपनी मेहनत से इनको नहीं पकड़ा है, ये क्या है, आपके कहने पर इन्होंने खुद आकर जो है वो सरेंडर किया। एलानिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक साइड से अपील जा रही है, दूसरी साइड से क्या हो रहा है, दूसरी साइड से जो है वो कंडक्ट एक्शन परफॉर्म। सो वन पार्टी कम्युनिकेट्स, अदर पार्टी कंडक्ट्स। अच्छा भाई, अब एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक साइड की कम्युनिकेशन से होता है, तो दूसरा कौन सा है, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। गैस करो ये क्या होगा। अब फटाफट जहन में आता है कि अब वो एक साइड से हो रहा था, तो ये क्या होगा, दो साइड की कम्युनिकेशन से होगा। अब मेरी बात सबने गौर से सुननी है। दो साइड की कम्युनिकेशन से तो सारे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उनको बायलैटरल बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको, बायलैटरल बोला जाता है। कोलैटरल जरा अलग सी चीज। इसका एक इंसिडेंस देखा भी हम अभी हमने। मैंने कहा मुझे लोन चाहिए किससे, मुशाहिद से, और उसकी गारंटी जो है वो मैंने किससे दिलवाई, मास से दिलवाई। तो देखो हो ये रहा है कि एक पार्टी, कौन, मैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं दूसरी पार्टी से, किससे, मुशाहिद से। और ये कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसी है कि सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरा और मुशाहिद का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, बल्कि मेरा और मास का भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि कल अगर मेरे ब्याह पे मास को पैसे देने पड़ गए, तो मैंने ये पैसे क्या करने हैं फिर, रीइंबर्स करने, इंडेमनिफाई करने मास। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो साइमल्टेनियसली एक पार्टी एक वक्त में कितनी पार्टीज के साथ करे, दो पार्टीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बन रहा हो जिसकी वजह से उसका दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी बन रहा हो किसी और पार्टी के साथ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। एक ट्राइंगल बना हुआ नजर आ रहा है हमें कॉन्ट्रैक्ट का, ऐसा है या नहीं। मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुशाहिद के साथ, मुशाहिद का कॉन्ट्रैक्ट मास के साथ, मास का कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ, एक ट्राइंगल बना हुआ नजर आ रहा है। So class, a contract with a party due to which another contract forms with another party simultaneously without any communication of offer or acceptance. अब ये केस देखते हैं, शेंकलिन पियर लिमिटेड वर्सेस डेटैल प्रोडक्ट्स। शेंकलिन पियर एक पियर ओनर है भाई, जहाँ शिप आके डॉक होता है, सामान उतरता है, चढ़ता है सामान शिप पर, तो ये वो है। अच्छा, समंदर के करीब जो होता है ना सिलसिला, उसमें क्योंकि ह्यूमिडिटी वगैरह ज्यादा होती है वहां पर, तो दीवारों का ये हाल हुआ हुआ होता है। यहाँ तो नहीं है ह्यूमिडिटी फिर भी आप देखें इधर, पीछे देखें, इधर देखें, उधर देखें, तो दीवारों का उनका ये हाल हुआ हुआ था डेटल प्रोडक्ट्स, सॉरी, शंकलिंग पियर वालों का। तो डेटल प्रोडक्ट्स वाज अ पेंट कंपनी, किसकी कंपनी थी ये? तो उन्होंने कोई नया टाइप का कोई पेंट बनाया था जिसकी वो मार्केटिंग में इन्वॉल्व हुए हुए थे। तो उन्होंने जो है ना वो शेंकलिन पियर के दरवाजे पे घुसे, और उन्होंने कहा छी छी किस तरह का आपका एनवायरनमेंट है, ठीक, हमने आपके ही पर्टिकुलर वेदर कंडीशन के लिए एक नया पेंट बनाया जबरदस्त, और इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। कितने अरसे के लिए, उन्होंने 30 साल का कमिटमेंट किया कि एक दफा आप पेंट कराएं, 30 साल तक ये उतरेगा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, वो मतलब वो हो गए काफी फैसिनेट, तो उन्होंने उसका शेड कार्ड वगैरह रख लिया, और उन्होंने कहा चले देखते हैं हम। अच्छा, उनका पेंट कराने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई ये 30 साल तक और ये अच्छा पेंट है, ये नई टेक्नोलॉजी है कंपनी की, तो उन्होंने अपने पेंटर को बुला लिया, और पेंटर को इस स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन दी कि आपने इन्हीं का पेंट यूज करना है, इस क्वालिटी वाला। पेंटर ने कहा ठीक है। फिर पेंट लेकर आया पेंटर। होता है ना कि आप ठेके पे दे देते हो सारा काम, कभी ऐसा होता है मटेरियल आप लेकर आते हो और लेबर को बुक कर लेते हो, तो कभी आप लेबर को सारा ठेका दे देते हो। तो उन्होंने यही किया, अपने पेंटर को सारा उन्होंने दे दिया। तो पेंटर पेंट बाय करके लेकर आया। अच्छा, इस पेंट में ना कुछ प्रिकॉशंस दी हुई थी
तो इसको शैंकलिन पियर ने अपने मैनेजर के जरिए सुपरवाइज भी कराया पेंट के प्रोसेस को। तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई आपने सारी दीवारें क्या कर देनी है, बिल्कुल नील कर देनी, स्क्रैप आउट कर देना उनको, और नए सिरे से जो है वो उन्हीं का प्राइमर यूज करके उन्हीं का पेंट आपने जो है वो करना है सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स के लिए। तो बिल्कुल जैसे उन्होंने लिखा हुआ था वैसे ही पेंट किया गया। क्या क्लेम था उनका? 30 साल तक। सही, जैसे शाराय भुट्टो बन रही है और सिंध गवर्नमेंट कह रही है ये 30 साल तक कुछ भी नहीं होगा इसको। सही। और क्या हुआ क्लास, यहाँ तो कंप्लीट ही नहीं हुई, और यहाँ पर बारिश जो है उसको लेकर चली गई थोड़े से पीस को। और वहां पर क्या हुआ, 3 महीने के अंदर वो पेंट क्या होना शुरू हो गया, निकलना शुरू हो गया। तो उन्होंने फिर शैंकलिन पियर से बात की, और शैंकलिन पियर वालों ने डिटेल प्रोडक्ट से बात की कि यार ये तो आपने ये कहा था, हमने करवाया। तो उनका फटाफट ये था कि भाई आपके पेंटर ने गलत किया होगा, प्रिकॉशंस फॉलो नहीं की होंगी। तो उनके तो मैनेजर ने सुपरवाइज किया हुआ था, उन्होंने कहा नहीं हमने तो सुपरवाइज किया, बिल्कुल जो आपने कहा था आपकी प्रिकॉशंस के मुताबिक जो है वो पेंट किया। इसका आप हमें क्या दो, कंपनसेशन दो, इतना सारा जो हमने खर्चा किया है वो तो फालतू है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हमसे कोई डायरेक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, हम किस बात का कंपनसेशन में। अच्छा, मजे की बात यह है कि वाकई उनसे कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो तो अपनी एडवर्टाइजमेंट चल करके चले गए, गंजे को कंगी बेच के चले गए वो। सही है। और इन्होंने कंगी खरीदवाई भी किससे, पेंटर से, खुद भी नहीं खरीदी जाके। तो अब वो क्या कहते हैं, शैंक्लिन पियर को गुस्सा है और उन्होंने डेटल प्रोडक्ट्स पे क्या किया, केस किया। डेटेल प्रोडक्ट्स का वकील आता है बड़ा खुश खुश, वो कहते हैं जैसा भी तो केस ही नहीं बनता। जैसा आप कहते हैं अच्छा हमको सिखा रही है कैसे केस नहीं बनता। कह रहे हैं कि जैसा आप देखें इन्होंने मेरे क्लाइंट के साथ डायरेक्ट डील तो किया नहीं है, तो जैसा आप कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है केस नहीं बनता। जैसा आप कहते हैं इसको आप इस तरह से देखो कि वो तो बैठे हुए थे, उनका पेंट करवाने का बटन तो क्या हुआ हुआ था, ऑफ। आपके इन्होंने आके जब उनको शीशे में उतारा तो उनका पेंट का बटन क्या कर दिया, ऑन कर दिया। और आपका ये क्लेम कि पेंट इन्होंने नहीं खरीदा है, किसने खरीदा है, पेंटर ने खरीदा है, तो पेंटर केस कर सकता है, डेटल शैंकलिन पियर केस। तो जज साहब कहते हैं कि पेंटर ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए थोड़ी खरीदा है पेंट, पेंटर ने किसके लिए खरीदा है, इनके लिए खरीदा है। तो पेंटर तो एजेंट की तरह से फंक्शन कर रहा है ना यहाँ पर। तो जज साहब कहते हैं कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो शैंकलिन पियर पेंटर और डेटल प्रोडक्ट्स के साथ साइमल्टेनियसली बना रहा है, पेंटर के साथ लेबर के लिए और डेटल प्रोडक्ट्स के साथ मटेरियल्स के लिए। सो इट वॉज अ वॉट, कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट। ये बात समझ में आती है, मेरी बातें समझ में आ रही है आसानी से? ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ नजर आता है भाई, सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ी सी इसकी भी बात कर लेते हैं, इसको दूसरा नाम है डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए नॉर्मली होता ही है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो एक पार्टी ने अपनी साइड से कुछ करना होता है, दूसरी पार्टी ने अपनी साइड से पेमेंट वगैरह देनी होती है। लेकिन कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा होता है वो टाइम फ्रेम पे इतना फैला हुआ होता है कि आप सारी पेमेंट पहले भी नहीं दे सकते, और सारी पेमेंट पूरा कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी की तरफ से खत्म होने के बाद भी नहीं दे सकते। जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, किसी ठेकेदार को बुलाओ प्लॉट पे जो है वो कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, सारी पेमेंट पहली दफा में दे दो उसको, फिर देखो क्या होता है। सही है। या उससे आप ये कहो कि यार पहले पूरा घर बना के दे उसके बाद पेमेंट करूंगा मैं, फिर देखो क्या होता है, क्या बोलता है वो, पागल हो गया है क्या। सही है। उसने खाया हुआ भी होगा कुछ ना कुछ, मुंह खोलेगा तो मोइंजो दाड़ो की बत्ती सी अंदर से नजर आ रही होगी उसकी लाल। खैर तो मसला क्या है कि उसको रोजाना अपने मजदूरों को लाना होगा, मजदूरों को कुछ ना कुछ क्या करना होगा, उसको डेली वेज देनी होगी, तो कुछ ना कुछ पैसे उसको मुस्तकिल हर हफ्ते चाहिए होंगे। तो किया ये जाता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में कि बैठकर जो है ना पार्टीज कंसिडरेशन पॉइंट सेटल कर लेती है कि मेरी तरफ से इतना होगा तो आपकी तरफ से इतना होगा, कि भाई पहले हम जो है वो जब काम स्टार्ट करेंगे तो आप एडवांस इतना दे दोगे हमें, ताकि मशीनरी मशीनरी आ सके यहाँ पर। फिर खुदाई होगी, बेसमेंट डलेगी, जब बेसमेंट डल जाएगी ठीक है तो फिर आप इतने पैसे दे दोगे। फिर स्ट्रक्चर खड़ा होगा, शटरिंग वगैरह होगी, पिलर्स खड़े हो जाएंगे तो फिर आप इतने पैसे दे दोगे। ऐसे होता है। करना पूरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटी छोटी टास्क में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, सेवर कर दिया गया, पीसेस में हिस्से कर दिए गए उसके। और हर पीस के साथ कंसिडरेशन पॉइंट क्या कर लिया गया, मैच कर लिया गया, आपकी तरफ से इतना, हमारी तरफ से इतना। So a contract which is divided into tasks and for each task there is an attributed consideration यानी give and take.
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम? सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। सही, जिसमें गिव एंड टेक पॉइंट्स में जो है वो तय हुआ हुआ होता है। गिव एंड टेक याद रखना हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, लेकिन इसमें जो है वो क्या किया गया होता है, उसको एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटी छोटी टास्क में तोड़कर जो है वो उसके साथ कंसिडरेशन मीट की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहा ये लॉ का पेपर है, कितने टॉपिक्स है? 7 टॉपिक्स है। तुमने कहा तुम आए लेट से किसी टीचर के पास, उसने कहा कि भाई 7 टॉपिक्स आपको पढ़ाना, आपने कहा फीस कितनी होगी? टीचर ने कहा भाई फीस मैं इस तरह से लेता हूँ कि कंपनी लॉ खत्म करा दूंगा मैं आपको तो 5,000 आप दे देना, कॉन्ट्रैक्ट लॉ खत्म करा दूंगा आप 4,000 दे देना, बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो 2-2 हजार आप देते रहना, जब जब खत्म होते रहेंगे। तो ये क्या किया उसने? सेवर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा अब ये जो टाइप्स है ना, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ मसला हो सकता है। जैसे सबसे पहली बात, आपने हो सकता है सुना हो बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। 18 साल से कम के जो लोग होते हैं माइनर्स कहते हैं, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो भाई वैलिड नहीं है तो क्या है? वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या होता है? नल, एम्प्टी, कुछ भी नहीं। तो लॉ की नजर में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, पार्टीज मान रही है कि कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन लॉ की नजर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे देखो, तुम लोग आज से पहले ये सोचते थे कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लॉ की नजर में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह से तुम्हें लग रहा है कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन लॉ की नजर में वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। माइनर के साथ हुआ, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ हुआ, पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वैलिड नहीं। या किसी ने जो है वो कहा है कि भाई किसी ड्रग सप्लायर को जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, इतनी आइस लाके दो, ठीक है, इतना क्रिस्टल लाके दो मुझे, इतने पैसे दूंगा। सही है, उसने आइस, उसने एडवांस दिया, उसने आइस क्रिस्टल लाके नहीं दिया उसको। उन्होंने केस कर दिया, जैसे साहब इससे मैंने कहा था कि आइस और क्रिस्टल लाके दे। जैसे साहब कह रहे क्या, क्या बोला तूने? यही पूछेंगे जज साहब। सो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है क्लास? ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है? इलीगल है। देखें, कॉन्ट्रैक्ट का जो सबसे बड़ा आप कह लो कि लीगल एडवांटेज है आपको, वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल एट लॉ होता है। क्या होता है? कि अगर पार्टी प्रॉमिस पूरा नहीं कर रही तो आप कोर्ट की मदद लेकर उससे कहते हो कि कोर्ट से कहते हो कि जैसा आप इनसे कहेंगे प्रॉमिस पूरा करें। सही। अब कितना एब्सर्ड हो जाएगा ये कि आप एक इस तरह की बात लेके जा रहे हो कि जज साहब ये मुन्ना भाई है, इनको मैंने तस्वीर के साथ 3 लाख रुपए दिए थे। 3 लाख रुपए पहले, 3 लाख रुपए काम हो जाने के बाद जज साहब कहते काम क्या था? टपकाना था जज साहब। सही, जज साहब कहेंगे क्या कह रहे हो यार आप, जज साहब ये काम ही नहीं करे, इनसे क्या काम करके आएंगे? तो कितना एब्सर्ड है, कितना अनरीजनेबल है इस चीज का होना कि जज कहे उस पार्टी से कि भाई जाओ मार के आओ पहले उस बंदे को, फिर देखेंगे क्या करना है तुम्हारे खिलाफ। सही, तो जिस चीज का कोर्ट ऑर्डर ही नहीं दे सकता उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है। सो ऐसा मैंने तुम लोगों को कितनी एग्जांपल्स दी हैं यहाँ पर? दो अलग अलग चीजों की एग्जांपल दी, एक माइनर वाली एग्जांपल दी, बल्कि वो बस पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की भी देख ली हमने, और क्या देख लिया हमने? कोई इलीगल मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, वॉइड होते हैं ये सारे, लॉ की नजर में वैलिड नहीं होते। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज को लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट है मगर वो कॉन्ट्रैक्ट सिरे से हो ही ना, वॉइड। अच्छा जी, फिर एक और बात करते हैं। लेट्स से एक बंदे ने जो है ना वो हार्ले डेविडसन इंपोर्ट करवाई, हार्ले डेविडसन जो बाइक है वो उसने इंपोर्ट करवाई, और उसके बाद वो खुशी खुशी जो है ना वो पहले संडे को जो है वो सुबह दो दरिया पर लेके निकला उसको, मजे से हवा खाता जा रहा है, फटफट करता जा रहा है उसमें, सही है, और वो लेके निकला। अभी थोड़ा सा आगे पहुंचे ही थे, एक गैंग बैठा हुआ था वहां पर। उन्होंने उसको रोका, उन्होंने बाइक चेक की, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी है भाई, ये तो कितने की मंगवाई? कह रहे हैं 60 लाख की इंपोर्ट करवाई है मैंने। कहने लगा चलो ठीक है 6,000 की हमें भेज दो आप ये। कह रहे क्या मतलब 6,000 की? मैं नहीं बेच रहा। तो उन्होंने गन निकाली, एक फायर किया ऊपर। कहने लगा अब? उसने कहा "ये मैं नहीं बेच रहा"। सही है, तो उसने लोड करके उसकी टेम्पल पे रख ली। अब अच्छा यार बेच रहा हूँ, सही है, लाओ 6,000 दो। लाओ भाई 6,000 दो इसको, सेल्स रिसिप्ट और डिलीवरी लेटर जो भी होता है उस पर वहीं के वहीं साइन करवाए। एक बंदा भेजा उसके साथ फाइल मंगवाने के लिए। सही, डील क्या हो गई यहाँ पर? डन हो गई। मुझे बताएं, ऐसा हो सकता है पार्टीज के साथ? ऐसा हुआ है। एक भाई साहब है, MR नाम है उनका, बीटी बनाते हैं, बीटी, टाउन स्पेशलिस्ट है वो, आजकल दुबई में गए हुए। सही, बीटी।
सो रियाज साहब है जी जी। सही। तो ये क्या करते हो? ये जमीन किसकी, ये जमीन किसकी? ठीक है, बुला लो इनको सब। इतने की ले रहे हैं आपसे ये जमीन, वो कह रहे हैं मैं नहीं बेच रहा। पीटो भाई इधर इसको। सही। अब क्या है? अच्छा, कहाँ साइन करने लाए थे? भाई देखो, बॉस कह रहे हैं अभी अच्छा मूड है उनका, इतना भी मिल रहा है ना तो ले लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। सही। सो इस तरीके से जमीनों पे क्या किया जाता है? कब्जा किया जाता है, और औने पौने दामों जो है वो खरीदी जाती हैं जोर जबरदस्ती करके। अब अगर यहाँ लॉ ना हो तो इन बेचारों का कोई परेशान हाल है ही नहीं। पाकिस्तान इज द जिंदा एग्जाम्पल ऑफ दैट। सही। तो यहाँ यूके ने जो है ना वो इस चीज को इस तरह से रखा हुआ है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन वही बात है, इन्फोर्सेबिलिटी का इशू है कि अगर एक पार्टी ऐसी डील करने के बाद उस वक्त जान बचाने के चक्कर में इस तरह से उसने साइन कर दिया, लेकिन बाद में ये प्रूफ कर दिया आके कोर्ट में कि जैसा भी आपको साइन तो नजर, क्योंकि देखो एक डॉक्यूमेंट पे जज को अगर साइन नजर आ रहे हैं ना, फिर जज ये नहीं देखेगा, वो मैं पढ़ाऊंगा कंसिडरेशन में तुम लोगों को। एक रूल है कंसिडरेशन का, जज ये नहीं देखेगा कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या थी और तुमने कितने में बेचा है। जज कहता है मियां बीवी राजी तो क्या करेगा था आज। सही। लेकिन जब तुम जज को ये प्रूफ करते हो कोर्ट में कि जैसा भी ये साइन बेशक आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मुझसे क्या करवाए गए, जोर जबरदस्ती, वो देखें वहां एक कैमरा लगा हुआ था, उसकी मैं वीडियो चलवाता हूँ कोर्ट में, ये बंदा गुजर रहा था वहां से, इसने भी देखा है, उसको विटनेस करवाता हूँ मैं। तो जब आप प्रूफ कर देते हैं कि यस आपके साथ जोर जबरदस्ती की गई है, कोवर्जन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? कोवर्जन, जोर जबरदस्ती, धमका वमका के जो है, पीट मार करके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाना। तो जज फिर उस इनोसेंट पार्टी को, जिसकी इस तरह से कोई स्टेट हत्याई गई है, कोई प्रॉपर्टी हत्याई गई है औने पौने दामों, उसको कितने ऑप्शन देता है जज? दो। जज कहते हैं कि उस वक्त तुम्हारी फ्री विल तुम यूज नहीं कर सके ना, क्योंकि ये तुम्हें थ्रेट दे रहा था, मैं हूं अब सामने। अब डिसाइड करो ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें कंटिन्यू करना है या कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है, तुम्हें एंड करना है। अगर जज कहते हैं तुम एंड करना चाह रहे हो, तो मैं ये डील क्या करवा दूंगा, रिवर्स करवा दूंगा, जो पैसे इन्होंने तुम्हें दिए थे वो तुम इनको वापस कर दोगे, चीज तुम्हें वापस मिल जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि जज साहब डील होने दे, तो तुम्हारा जो लॉस हुआ है, जो पैसे तुम्हें मिलने चाहिए थे, जो क्या मिले, कम मिले, वो मैं दिलवा दूंगा। सही है। अच्छा, अब इसमें देखो, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉसिबिलिटी अराइज हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है? यस। जब जज ने उसको ऑप्शन दिया है कंटिन्यू करो या क्या कर दो, एंड कर दो, एंड कर दो, वॉइड कर दो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जिस वक्त बना है उस वक्त से वॉइड नहीं है, लेकिन कोई चीज जज को नजर आ रही है जिसकी वजह से जज ये ऑप्शन दे रहा है एक पार्टी को, तो चाहो तो गेट आउट कर लो इस कॉन्ट्रैक्ट से तुम। लेकिन डिसीजन किसका है? तुम्हारा, इनोसेंट पार्टी का है कि तुम क्या चाहते हो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं क्लास हम? वॉइडेबल। विच कैन बी मेड वॉइड बाय इनोसेंट पार्टी ड्यू टू एनी डिफेक्ट एज पर द हकीकत। फैक्ट्स। फैक्ट्स ये है कि जोर जबरदस्ती उससे क्या करवाया, कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी। कुछ और चीजें भी देखेंगे अभी वॉइडेबल के लिए। वॉइड और वॉइडेबल का डिफरेंस समझ में आता है? वॉइड सिरे से ही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वॉइडेबल वो है जो जब बना है तो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर किसी ने प्रूफ कर दिया कोर्ट में कुछ ऐसी चीजें जिनसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, जिनसे जज एक पार्टी को ये ऑप्शन देता है कि चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दो, एंड कर दो, जैसे कि कोअर्जन। सो ऐसे केस में हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। फिर देखो क्या लिखा हुआ नजर आता है आपको, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये बात एक हद तक सही है कि कॉन्ट्रैक्ट लिखकर होने चाहिए, क्योंकि कुछ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कंट्री के लॉ में लिख दिए गए हैं कि ये तो लिखकर ही होने चाहिए। जैसे लैंड की डील्स है, किसकी डील्स है? लैंड की डील्स है, उनका डीड के थ्रू होना जरूरी है। आप देखें ना गांव देहात में कितना होता है, वो बोल चाल करके जो है वो लैंड किसी ने दे दिया, फिर उनकी जो आगे आने वाली नस्लें हैं वो आपस में क्या कर रही है, लड़ी, नहीं दादाजी ने नहीं दिया था, तुम्हारे नाम नहीं किया था, ये और वो। सही है, क्योंकि लिखत पढ़त। अब उस पर वो केस भी नहीं कर सकते। केस इसलिए नहीं कर सकते कि सबूत नहीं है, केस इसलिए नहीं कर सकते कि लैंड की डील हमेशा क्या होनी चाहिए पाकिस्तानी लॉ में, लिखकर होनी चाहिए। यूके लॉ में भी यही। अगर आपने वो डील लिखकर नहीं की तो जज ये नहीं कहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है। लेकिन जज कहेगा कि क्योंकि हमारे बताए गए तरीके से आपने किया नहीं, तो आप हमारी मदद एक्सपेक्ट ना कर। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को जिसमें आप लॉ की मदद नहीं ले पाते क्या बोलते हैं हम? वो वैलिड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन लॉ उसमें आपकी मदद
नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि आपने लॉ के तकाजों को पूरा करके वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता। प्रॉपर्टी की डील करनी थी, एटलीस्ट 200 रुपए का एफिडेविट होना चाहिए था, 20 रुपए के एफिडेविट पे कर लिया आपने, टेक्निकल मिस्टेक आ गई। 17 ग्रेड के ऑफिसर से साइन करवाने चाहिए थे, 16 ग्रेड के ऑफिसर से साइन करवा लिए, क्या आ गई? टेक्निकल मिस्टेक आ गई। सो क्लास, unenforceable contract is that which the innocent party cannot enforce at law, say due to some technical mistake। या तो लिखकर करना चाहिए था, लिखकर नहीं किया, या डीड एक खास तरीके से होना चाहिए था, उस तरीके से नहीं किया गया। तो बताओ यहां तक कोई इशू किसी को? अब कुछ और वैलिडिटी फैक्टर्स देखते। पहली बात हो गई तुम लोगों से मेरी, लॉ रिक्वायर करता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एक खास कैपेसिटी ऑफ माइंड में हो। और मैं आपको बता देता हूँ वो कैपेसिटी ऑफ माइंड क्या है, कि जब उनके सामने टर्म्स एंड कंडीशन बोली लिखी जाए तो वो उसको पढ़कर समझ सके, और अब उनके इंटरेस्ट को कैसे वो डैमेज करेंगी या कैसे उनके लिए बेनिफिशियल होंगी ये भी एनालाइज कर सके। ये काम कौन कर सकता है? पागल कर सकते हैं ये काम? कोई, जो वो था, कोई मिल गया मूवी में जो रोहित था, जादू की शक्ति मिलने से पहले, सही है? या तेरे नाम में वो जो थे भाई साहब सलमान खान, दो राधे, जब उनका सर लगा ट्रेन के बफर पर, तो उसके बाद वो कर सकते थे ये काम, कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जा रही है वो समझ सके उसको। वो तो ऐसे लोगों के दरमियान रह रहे थे जो आ जा 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 कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? सो अगर पार्टी ठीक कैपेसिटी में नहीं होगी, या नहीं सेंसिबल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होगी, तो उसके साथ फिर कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं हो। अच्छा, फिर सेंसिबल स्टेट ऑफ माइंड में लॉ यहां तक एक्सटेंड होता है कि वो पागलपने के दौरे पड़ते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, दिन का कोई टाइम है या साल का कोई ऐसा टाइम है जिसमें सर्दी आती है, पागल हो जाते हैं। ये है बीमारी इस तरह की ना, सीजन के हिसाब से वेरिएटेड होती है वो। तो वो इस तरह का मसला हो जाता है, या डिमेंशिया, भूलने की बीमारी हो गई है उसको। तो ऐसे लोगों को तो आपने देखा, याद नहीं रहा ना आपको, तो आपने ये घर हमें दे दिया था, हमारे नाम कर दिया था, वो जज्बात में आके बोला कुछ भी किया, आप यहाँ साइन कर दे बस आप। सही है? ऐसे लोगों को, बेचारों को क्या किया जा सकता है? इस तरह से घुमाया जा सकता है। तो जब वो केपेबल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, पागलपन की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी बुखार की वजह से, जिसकी वजह से गुनूदगी आई हुई है उन पर, या उनको कोई ड्रग दी गई है, या वो खुद अल्कोहलिक हुए में इस वक्त गालिब तरंग में है, उस वक्त उनसे कोई साइन करवाया जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये अगर प्रूव हो जाए कि जिस वक्त इन्होंने एग्री किया उस वक्त ये सेंसिबल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे, तो ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो। अब वो, चलने छोड़ने ज्यादा हो जाएगा। बहरहाल वो एक भाई हैं, लंदन में होते हो। उन्होंने नारे लगवा दी। तो ये तो उनके जो चेले चमारे हो, वो किसी ना किसी तरह से तो जाहिर है डिफेंड करना होता है अपने अब्बू को। हर किसी ने अब्बू पाले हुए। तो उसको वो क्या कहते हैं, वो उस वक्त सेंसिबल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे। क्यों नहीं थे? पिया हुआ था उन्होंने कुछ, ये नहीं बताना उन्होंने। बाहर तो ऐसी स्टेट में ऑब्वियसली जिस वक्त इंसान को नहीं होश होता, उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। फिर हमने ऊपर ही देखा अनइंफोर्सेबल में कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे जिनका अप्रोप्रिएट फॉर्म में होना जरूरी है, बाय डीड होने चाहिए, लिख कर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू लैंड मस्ट बी इन राइटिंग। ओरली अगर आप करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो होगा मगर इनफोर्सेबल होगा। इसी तरह से क्या लिखा हुआ है? कंटेंट, टर्म्स यानी फैक्टर्स दैट डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट। देखो एक बुक के कंटेंट्स क्या होते हैं, कि उस बुक में है क्या, टॉपिक्स क्या है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के जो कंटेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। अब कोई इलीगल टर्म तय की हुई आप कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि भाई 10 टन चावल ला के दो, 2 टन चर्स मिला के दो उसमें, उससे बिरयानी पकाएंगे, अल्लाह वाला बिरयानी नाम रखेंगे उसका। मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता कि वो ऐसा कर रहा है, लेकिन पास्ट में हुआ है ऐसा। कोई पान वाला है, ठीक है, वो इस तरह की हरकतें कर रहा है ताकि उसका एडिक्ट हो जाए लोग उसके टेस्ट के। सही है? चाय में भी होता है ऑब्वियसली। सो इस तरह की अगर वो कोई डील कर रहा है, तो ये डील में तो उसने क्या कर दिया, फिर चावल की डील इनवैलिड। लेकिन जो उन्होंने आखिर में जो तड़का लगाया उस पर, कि 2 टन इसमें क्या मिला के दो, चर्च मिला के दो, तो ये क्या हो गया? ये टर्म जो है ना पूरे कॉन्ट्रैक्ट को करप्ट कर रही है फिर। तो ऐसा भी हो सकता है अच्छा खासा आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो रहा हो, लेकिन कोई एक टर्म की वजह से वो क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाए। फिर लीगलिटी मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, मुन्ना भाई वाली डील, ये चर्च वगैरह, ये सब चीजें जो है वो
अब पता चला कि एक भाई साहब आके कह रहे हैं कि जज साहब ये मेरा बेटा है, ये वसीम अकरम, जिसको मैंने 8 लाख रुपए दिए थे कि कौमी टीम में जो है वो इसको खिलवा लो। इसने 8 लाख रुपए भी ले लिए और खिलवाया भी नहीं। तो जज साहब कहेंगे अच्छा आप इधर आ जाए जरा कटहरे में, आप इकबाल जुर्म कर रहे हैं। कह रहे हैं जज साहब क्या मतलब? मैं आपसे कह रहा हूँ इसको 8 लाख रुपए दिए थे इसको, और इसने मेरे बच्चे को जॉब पे नहीं रखवाया, ठीक है, कौमी क्रिकेट टीम में नहीं खिलाया। सब कह रहे हैं ये आप इकबाल जुर्म कर रहे हो, आपने रिश्वत दी। सही है, तो रिश्वत तो इटसेल्फ क्या है फिर? क्राइम है ना। तो वो कोई देगा वो भी क्राइम है, कोई लेगा वो भी क्राइम है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इलीगल है। तो जज साहब ये भूल जाएंगे कि डिसाइड क्या हुआ था। जज साहब कहेंगे इधर आ जाओ भाई, क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे तुम पे रिश्वत के। चीज का अहल के ऊपर बोलते हैं कि बोलियो तो मैं मतलब ये बताया था कि दुनियावी शरीर तो शरीर पे तो मैं नहीं कुछ टेरिटरी की मुनासिब नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, मैं जरूर उसके पास है ना, लेकिन तो मैं ये खैर मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा लेकिन वैसे दुनियावी लिहाज से अगर रिश्वत के हवाले से बात करें। ये जैसा है तो बंदा अहल है पर हाँ मतलब वो ऑथराइज पर्सन है, सही है। हेल्प बंदे को कह रहे हैं कि आप से बैठे, अगर वो किसी सोशल पार्टी को पैसे दे के अपनी सीट को लेना तो मास देखो, मसला ये है कि हम लोग जो है ना वो, हम लोग, मैं मतलब इसको अगर ठीक तरह से बताऊं कि हम लोग हो क्या गए, तो हम लोग वो जो सिग्नल वाली मखलूक है ना, अच्छा सही है। वो हो गए बेसिकली। तो अगर हम अपने जो आबा व अजदाद रहे हैं हमारे, सहाबा कराम हैं, ठीक, और ऐसी तमाम पर्सनालिटीज हैं जो इन मामलात में बड़ी सख्त है, ठीक है, जिन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़कात नहीं दे रहे, उनके खिलाफ क्या है? जिहाद वाजिब है। ये वाली जो चीज़ है ना, तो ये हम में रही, इसलिए हमारे ये मुफ्ती और ये सब जो है ना वो बीच के रास्ते, बीच के, वो उस तरफ जाना शुरू हो गए। तो अगर आप स्ट्रिक्टली पूछो मुझसे, तो अगेन अहल है, आपने आवाज उठानी है उसके लिए। सही है, तलवार तो हमने छोड़ दी है ना, मसला यही है हमारा। ठीक है जी। तो ये उसका जो है ना वो क्विक रिस्पॉन्स है। आजकल जो है ना वो इस तरह से बीच के रास्ते जो है वो निकाले जा उनकी दुनियावी लिहाज से भी हम तो उसको ऊपर मतलब है मतलब केस फाइल कर रहे। देखो केस फिर अगर आप इस तरह से कर रहे हो ना तो वो आपके खिलाफ भी जाएगा, इसलिए आप करोगे नहीं। हाँ यही बात आपको है पता है मैंने किया, मैं खुद फंसूंगा। हाँ जज साहब कहेंगे उसको तो दूर, तू पहले आ जाएगा। सही नहीं। लेकिन हाँ, किसी ने निशानदेही की इस बात की तो दोनों फंसेंगे फिर, जिसने रिश्वत ली थी और जिसने रिश्वत दी थी। 10 साल की कैद है मैक्सिमम यूके में, रिश्वत पर सिर्फ। ठीक है जी। देने वाले पर भी, और इक्वल सजा है उन पर। सो आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है फिर हमें। जेन्युइन कॉन्सेंट। जेन्युइन कॉन्सेंट का मतलब है पार्टीज की फ्री विल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। वही बात है, मैंने आपको कहा कोअर्जन का मतलब क्या होता है? जोर जबरदस्ती कर रहे हो, थ्रेट दे रहे हैं तुम्हें मार देंगे, ठीक है, पीट रहे हैं और साइन करवा रहे हैं, बच्चों का थ्रेट दे रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं और साइन करवा रहे हैं। सही है, तो ये क्या होती है? कोअर्जन होती है। और लॉ कहता है कि नहीं भाई, जेन्युइन कॉन्सेंट होनी चाहिए, कोअर्जन नहीं होनी चाहिए। हमने देखा अगर कोअर्जन हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल हो जाता है। ठीक। एक और चीज होती है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस देखो, मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना तो किसी के साथ, तो मुझे चाहिए कि मैं अगर कोई चीज बेच रहा हूं तो मैं उसको खुद डिसीजन डिसीजन लेने दूं, मैं बीच में जो है ना वो अपनी जबान ना चलाऊं, ये तो आप ले लेंगे तो आप क्या लगेंगे और ये और वो, सही है, ये सब चीजें ना करो, उसका डिसीजन। सही है, और खरीद रहा हूं तो वो भी फिर ये ना करे। फॉर एग्जाम्पल लेट से, एक बच्चा जिसको उसके किसी अंकल ने उसके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद पाल पोस के बड़ा किया है, बॉलीवुड मूवी थी, तो उसका जो है वो सिलसिला ये, उसके अब्बा जो मरे हैं तो उनकी काफी जायदाद थी और प्रॉपर्टी थी जो किसके नाम है? उस इकलौते बच्चे के नाम है, इसलिए अंकल ने कहा इधर आ जा तू, मैं बड़ा करूंगा तुम्हें। सही है। सो अंकल ने जो है वो उसको पाल पोस के बड़ा किया। उसके बाद अब एक शाम बैठे हुए वो उस बच्चे से कह रहे हैं चाय पीते हुए, कितना अच्छा होता है ये सूरज गुरूब होता हुआ मैं अगर बहरिया टाउन वाली प्रॉपर्टी से देखता तुम्हारे अब्बा को। सही।
मेरा मामू जान ताया जान जो भी है वो उसके, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आपको अभी लेकर चलते हैं। सही है, वो लेकर गए। सो अपना अपना सा लग रहा है यहाँ पर काफी। आपने कह दिया, आप समझे, हो गया। सही, चलो जी, प्रॉपर्टी में उन्होंने क्या कर दिया, साइन कर दिए मामू के नाम, या जो भी थे वो ताया थे वो चाचा थे उनके नाम कर दी उसने प्रॉपर्टी। तो ये जो जज्बात से खेलने वाली चीज है ना, इसको क्या बोलते हैं फिर हम? ठंडी इन्फ्लुएंस। देखो तुम्हारे कोर्स में डिटेल में लॉ है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा। इसमें रिलेशनशिप इंपॉर्टेंस होती है कि कोई दो पार्टीज ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां एक जो है वो इस पोजीशन में हो कि वो दूसरे की विल डोमिनेट कर सकता हो। आई एम इन द पोजीशन के मैं तुम्हारी विल डोमिनेट कर सकता हूँ। एक और एग्जांपल लो, कोई एक एग्जांपल। सही है, लेट्स से वो जो डॉक्टर्स होते हैं जिनको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आके फार्मास्यूटिकल की तरफ से कमीशन ऑफर करते हैं, मुझे बीपीपी ने कमीशन ऑफर किया। ऐसा है नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को, बीपीपी ने कमीशन ऑफर किया हुआ। अब आप मुझसे पूछे सर बुक कौन सी बेहतरीन होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ मेरे नोट्स बिल्कुल बेहतर नहीं है। क्या लो तुम, बीपीपी की बुक लो अगर तुम 100 आउट ऑफ 100 लेना चाहते हो तो। सही है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम मेरी बात पर क्या करोगे, रिलाय करोगे। ठीक है, तुम मुझे एक्सपर्ट समझ रहे हो इस कोर्स का, मैं जो बोलूंगा तो तुम करोगे। और अपनी इस पोजीशन को मैं क्या कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ किसके फेवर में, अपने फेवर में। चाहे बीपीपी की बुक पेपर पास करा सकती हो या, इससे भला ही नहीं है, मुझे कोई बहस ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे वो डॉक्टर जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का है, उसको कोई बहस ही नहीं है कि ये कंपाउंड जल्दी फायदा करेगा उसको, ये कंपनी का कंपाउंड जल्दी फायदा करेगा देर से करेगा, उसको क्या है, बस नोट आ जाएगा मेरे पास। सो अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस का मामला निकला, बाद में बंदे की आंखें खुली कि ये क्या किया है मामू जान ताया जान ने, तो वो जज पर, मतलब कोर्ट जाके केस कर सकता है उसके खिलाफ। प्रूफ कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। क्या उस वक्त तुम फ्री विल के साथ नहीं सोच सके थे, तो जज उसको ऑप्शन देगा कि अब बताओ, डिसाइड करो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है या क्या करना है, एंड करना है। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है क्लास के अक्सर पार्टीज जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या होती है, कोई मिस्टेक कर जाती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। किसी ने भी किसी को चीट या किसी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश नहीं की होती, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के पास दो गाड़ी है, ऑल्टो है और कोरे है। उसने ऐसे ही अपने किसी कुलीग से इजहार किया, यार मैं गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ, नॉर्मली वो ऑल्टो यूज करता है। अब कुलीग के जहन में क्या है कि ये किसकी बात कर रहा है, ऑल्टो की बात कर रहा है। और उसके उसको पता है कि मेरे पास कोरे भी है, वो कोरे की बात कर रहा है कि मैं कोरे बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन गाड़ी कौन सी है इसको वो डिस्क्लोज करना भूल गए। अब उसने कहा कि यार ठीक है तो मैं खरीद लेता हूँ, कितने की दोगे, उसको लगा कि यार इतने की ऑल्टो मुझे मिल जाएगी, अच्छा रहेगा, उसने डन कर दिया। कल तुम गाड़ी ले आओ, मैं क्या ले आता हूँ, पैसे ले आता हूँ। अब वो कोरे लेकर खड़ा है, वो कह रही है यार गाड़ी मंजर आम पे लेकर आओ ऑल्टो। ना ये कर कंपेल कर सकता है कि नहीं यार मैं तो किसकी बात कर रहा था, कोरे की बात कर रहा था, लो पैसे दो और ये कोरे लेकर जाओ क्योंकि हमारी डील फाइनलाइज हो गई है। कोर्ट ऑफ लॉ कहता है ये डील हुई ही नहीं है। सो अगर मिस्टेक का मामला होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता, सीधा क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। कैपेसिटी नहीं होगी तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, जैसे माइनर का कॉन्ट्रैक्ट, पागल का कॉन्ट्रैक्ट। अप्रोप्रिएट फॉर्म में नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा, इफेक्ट क्या है, अन इनफोर्सेबल हो जाएगा। कंटेंट टर्म कोई अगर जो है वो ऐसी हुई तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देगी, वो वॉइड कर देगी। लीगल इशू हुआ तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में जब तुम्हारे पास ये नोट्स वगैरह होंगे तो इन पर ये मुझे याद दिलाना, मैं करवा दूंगा ये दोबारा से। तो ये इफेक्ट हमें पता होना जरूरी है, किस पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है और किस पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है ऑल टुगेदर। तो इसको याद रखना बड़ा आसान है। पूरे इस वैलिडिटी फैक्टर के पैसेज में देखो तुम, सिर्फ दो सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, वॉइडेबल हो रहा है। बाकी हर सिचुएशन में अप्रोप्रिएट फॉर्म को छोड़कर क्या हो रहा है, वॉइड हो रहा है। और अप्रोप्रिएट फॉर्म में अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मैंने बता दिया टेक्निकल मिस्टेक है ये तो क्या हो रहा है, अनएनफोर्सेबल हो। यहां तक मुझे बताएं कोई मसला किसी को? ठीक है जी। अच्छा देखो, होगा ये कि अभी ज़ाहिर है बैच स्टार्ट हुआ है हमारा ना, तो कुछ लोग जो है वो इवन मंथ के आखिर तक भी ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो मेरी स्पीड थोड़ी सी क्या होगी शुरू में, कम होगी। फिर हम इंशाल्लाह
दिसंबर के बाद समझो फ्लाइट जो है ना वो फुल पेस पे लेके चलेंगे फिर हम। सही है यार, ये 2 से ढाई मंथ का कोर्स होता है, छोटा कोर्स है, बड़ा कोर्स नहीं है। अच्छा मुझे एक और बात कंफर्म कर दो, पार्ट 2 में कोई और पेपर भी उठाएगा? FR उठाएगा? नहीं उठाएगा, सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने FR उठाया। आपने अपनी अप्रोच ये रखनी है कि जाहिर है वो, क्योंकि सेशन बेस्ड है और ये क्या है, ऑन डिमांड है, इसके जब दिल जाए आप डेट ले सकते हो। तो आपने अपनी अप्रोच ये रखनी है कि आपने किसको टारगेट करना है, पहले FR को टारगेट करना है, लेकिन क्लासेस लेती रहनी है। घर पे बेशक फोकस किस पे करना है, FR पे फोकस करना है। और जैसे ही FR दे दो, तो उसके बाद मेरा भी कोर्स खत्म हो चुका होगा, तो फिर अपना जो पूरा फोकस है वो किस पे करना है तुमने, लॉ पे करना है। और विद इन 15 डेज लॉ निकाल के फिर आगे के पेपर पे फोकस करना है, ये अप्रोच होनी चाहिए तुम्हारी। और जिसने FR वगैरह नहीं लिया हुआ, जो सिर्फ क्या देगा अभी, F4 देगा, वो नॉर्मली चलता रहा फिर मेरे साथ। फिर से जैसे इस पेपर के बाद हम नेक्स्ट टाइम के लिए दो पेपर को हैंडल करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, लेकिन मैं बताऊं तुम लोगों को, अब पेपर्स की टेक्निकलिटी और जो डिफिकल्टी लेवल है ना, वो ऐसा होता जा रहा है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, है ना, तो उसके साथ 2 पेपर्स को साथ मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, इम्प्रैक्टिकल है वो। हाँ, जॉब पे टाइम मिल जाता है, मैनेजर कोऑपरेटिव है, ठीक है, तुम वो इजाजत देते हैं, ठीक है जॉब पे पढ़ लो तुम, ठीक है, काम भी इतना नहीं होता, वर्कलोड भी इतना नहीं होता, तो वो अपने हिसाब से देखो अगर मैनेज कर सकते हो। लेकिन मेरी तरफ से 2 पेपर एडवाइजेबल नहीं होंगे। और कैप्टन को दें। किट तो देखो दोनों चाहिए, ठीक है, किट तो दोनों चाहिए। और नोट्स अगर तुम लेते हो तो नोट्स ले लो, काफी है। ये भी नीचे से मिल जाएगी तुम। सही है, तुम्हें अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए हो, देखो सॉफ्ट कॉपी नोट्स की मैं शेयर नहीं करता, बड़ी मेहनत की हुई है मैंने, तो वो इधर उधर चली जाती है फिर, चूजा वाला, मिर्ची वाला। सो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा लेकिन ये है कि आपको अगर किट्स की कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो वो मेरे पास से मिल सकती है। यार मेरे ख्याल से आई थिंक 400 की देते हैं वो बुक, मेरा कमीशन नहीं है। नहीं नहीं। वो कोई उसी की लेते हैं, वो जो भी पेजेस वगैरह हैं उसकी फोटोकॉपी के चार्जेस लेते हैं। चलो इंशाल्लाह वेंसडे को मुलाकात होगी तुम लोगों से। सही है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, नाइस मीटिंग यू। थोड़ा बहुत पेपर फॉर्मेट अगर देखें तो हम FBT से, लेकिन कोर्स डिफरेंट है। प्राइवेटी में आप बार बार FBT डिस्कस यहाँ कर। पर है और F4 जो है ना वो यहाँ पर, ये है। मैंने तो ई कैटेगरी पढ़ा है ना। Academy से पढ़ा हुआ है तुमने? सही 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 बात पे ही लोग। सही 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 सही। तो कितने में निकाला तुमने FBT? यार वो तो बस एक महीने में निकाला मैं आपके लेक्चर लिए। मुझे याद आ रहा है, हाँ हाँ शायद बात आपके लेक्चर में आपसे पूछा भी था, आपने कहा अगर अच्छा चाहिए तो भी पढ़ लो, हाँ प्लस सही पीडीएफ पढ़ लो। पीडीएफ पढ़ा और आपके लेक्चर सही, मुझे याद आ गया तुमने, हाँ सही है, याद आ गया मुझे। चलो भाई, टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज। पीडीएफ शेयर। हाँ मैं शेयर कर देता हूँ, ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ।